देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र की विचार गोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विवेचीकरण की संभावनाएं के दूसरे दिन के पहले सत्र में सब साथियों का स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक ऐसे सत्र पे जिसमें शिक्षा के माध्यम के प्रश्न के ऊपर विचार किया जाएगा। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर R.S. कुरील, जिनका आपने कल वक्तव्य भी सुना और साथ में एक सत्र में वो नीति के अंतरपाठ के ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला था। और हमारी दो प्रस्तुतियां हैं प्रोफेसर अरविंद झा और प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा। मैं प्रोफेसर कुरील से अनुरोध करूंगा कि वो सत्र की अध्यक्षता संभालें। धन्यवाद। अभी तो कम लोग आए हैं, क्या अपन स्टार्ट करें? मेरे ख्याल हम लोग शुरू कर दें, क्योंकि हम लोगों को चार सत्र हम लोगों को करने हैं। अगर हम लोगों का इंतजार करेंगे, हमने तो कोशिश की थी कि 9 बजे शुरू हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया व्यावहारिक रूप से, तो इसको 9:30 बज रहे हैं। अगर हम और देर करेंगे तो फिर हम लोगों को काफ़ी मुश्किलें होंगी और हम लोग पूरे सब साथियों को चर्चा के लिए समय नहीं दे पाएंगे। जी, ओके। जैसे कि मैंने कल अपना एक ब्रीफ दिया भी था अपने बारे में, मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली और रूरल बैकग्राउंड से हूँ। खुद ही कुआं खोदता हूँ और फिर खुद पानी पीता हूँ। अपने ऊपर ऐसा कोई गॉडफादर या ऐसा कुछ नहीं है, खुद प्रयास करते हैं तो इंडिपेंडेंट अपनी सोच भी रहती है। और ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि इंडिपेंडेंट सोच वालों को लोग काफ़ी तवज्जो देते हैं, पूछते भी हैं। माध्यम का प्रश्न जो काफ़ी जोर शोर से चला, अपने देश में इस पर काफ़ी विविधता है। हम लोगों ने, वैसे तो मैं भारत सरकार में रह कर के सभी स्टेट्स में काफ़ी हमारा भ्रमण रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मैं पोस्टेड भी रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी पोस्टेड रहा हूँ, झारखंड में पोस्टेड रहा हूँ, मध्य प्रदेश में पोस्टेड रहा हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ। तो इन सब जगहों पे मैंने देखा है कि बहुत सारी विविधताएं हैं और लैंग्वेज इतना इम्पॉर्टेंट विषय है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग अपना करियर नहीं बना पाते इस लैंग्वेज बैरियर की वजह से। और ये अपने देश की मेरे ख्याल से बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है। पढ़ाया कुछ और जाता है, एग्जाम में पूछा कुछ और जाता है। ये भी एक बड़ा मिसमैच है। और वो भी पूछते समय बच्चे ने किसी और भाषा में पढ़ा हुआ है और एग्जाम में कुछ और भाषा में प्रश्न होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो मैंने देखा, एक बार मैं विजिट में था तो वहाँ पर कोई इंग्लिश में, उस जमाने में वो आता था टेलीग्राम टाइप का, वो आया तो वो पढ़ाते घूम रहा था एक सेक्शन ऑफिसर कि इसका क्या मतलब है। भारत सरकार से एक मैसेज आया था। तो मैं वहाँ टूर पे गया हुआ तो किसी ने मेरे को बोला, सर से पूछो वो दिल्ली से हैं। ये पोजीशन है मतलब एक सचिवालयों की, सेक्रेटेरिएट की। गुजरात में आप इंग्लिश में कुछ भेज के देख लीजिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तमिलनाडु की एक बच्ची जिसने टॉप किया था, एक न्यूज मैंने पढ़ा था अपने लैंग्वेज में, और वो नीट में या किसी एक एग्जामिनेशन में, सेंट्रल के एग्जामिनेशन में वो फेल हो गई थी। तो जो टॉपर बच्चे हैं वो एक, ये भाषा का प्रश्न खाली एजुकेशन एस्पेक्ट तक ही नहीं है, सर्विस में भी बहुत इफेक्ट कर रहा है। आपस में मेल जोल की, जैसे मैंने कल बात किया था कि जब तक हम किसी एक भाषा पे प्रॉपरली पहुंच ना जाए तब तक हमें कोई
ये सही है। तो कोई दूसरा माइंड नहीं। भाषा के प्रश्न पर हमने जैसे हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी या किसी भी डॉक्यूमेंट में दो हिंदी और इंग्लिश में हम लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो पहले से ही डबल एक्सपेंडिचर होते चला आ रहा है पूरे देश भर में। मगर विविधता से इट्स ओके नाउ। हाँ, विविधता से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। इसके लिए एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों ने काफ़ी गहन अध्ययन किया, चर्चा की, और बहुत सारे डिस्कशन के बाद में ये किया गया कि इसमें ट्रांसलेशन के इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाएं। अब किसी भी चीज़ में कंसेंसस बनाया जाता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं घर परिवार में भी, फोर्सफुल्ली पेरेंट उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो फिर बच्चों को बाद में लगता है कि ठीक ही किया था फादर ने। तो इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम लोगों ने प्रयास किया, जैसे मैंने कल शेयर किया, कि हिंदी एक देश की एक भाषा, अब हमारे अगर संविधान निर्माताओं ने और हमारे प्रेडिसेसर्स ने एक किसी कंसेंसस पर पहुँचे होंगे तो कुछ सोच समझ के ही पहुँचे होंगे। उस ज़माने में भी बंगाली काफ़ी बड़े संख्या में बोली जाती थी, और भी भाषाएं काफ़ी संख्या में बोली जाती थीं, लेकिन उन्होंने एक कंसेंसस लिया, तो हमें सब लोगों को उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी तो एक छोटा सा माध्यम था, जिस माध्यम से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में एक यूनिफाइड करना चाहते थे। डिसीजन तो ये पार्लियामेंट का है, सरकार का है, वो लोग कैसे करना चाहते हैं। इतने साल से हिंदी भाषा, उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी और ये सब चलते चले आ रहे हैं प्रोसेस, हम सब लोगों ने देखा है। तो इस पर एक ऐसा कोई डिफरेंट प्लेटफार्म से एक कंसेंसस बनाया जाए। मैं तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को हम लोगों ने इसेंशियल लैंग्वेज करके डाला हुआ है एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन वो फाइनल तक पहुँच नहीं पाया। तो अब उसको और प्रमोट किया जाए कि अगर रिपोर्ट है तो आज नहीं तो कल उस पार्ट को 100% तो पॉलिसी आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, तो जो लेफ़्ट आउट पोर्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रयास किए जाएं। अगर सब लोगों को देश में कंसेंसस में ऐसा लगता है कि नहीं, अब टाइम आ गया है कि पूरे देश में सभी राज्यों में हिंदी को प्रमोट किया जाए। मुझे लगता है कि तमिलनाडु के अलावा बाकी सारे राज्यों में कहीं कोई रिजर्वेशन, रिएक्शन या कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस पर एक कंसेंसस बनाया जाए। दूसरा, भाषा एक ऐसा माध्यम रहा है, कल किसी ने चर्चा के दौरान बोला, मेरे को ज़्यादा तो मैं भाषा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जैसे कॉमन इंटेलेक्चुअल्स लोग पढ़ते लिखते हैं, हमने भी पढ़ा है कि पाली और प्रकृति एक टाइम में जब एक बुद्धा पीरियड कह सकते हैं या मौर्यन काल को कह सकते हैं, उस टाइम पर पाली और प्रकृति का एक बड़ा जोर था। महावीर जैन या इस समय पीरियड था 320 बीसी से लेकर के 178 एडी तक। तो ये अपने देश में पाली भाषा का पूरे देश भर में बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि आज भी जो शिलालेख मिलते हैं वो पाली और प्रकृति में ही मिलते हैं। आज भी जब कभी खुदाई होती तो खुद निकलने से लगता है कि यस। तो नेचुरली अब पूरा तमिलनाडु से लेकर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उस समय बर्मा तक सब जगह फैला हुआ था ये। तो पाली भाषा उस समय इकट्ठे करने का काम करती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे ख्याल से वो संस्कृत ने भी उस कुछ जगह लिया। संस्कृत ने भी काफ़ी पूरे कंट्री भर में बोली जाती है और पूरे कंट्री भर के लोग जानते हैं। अब समय आ गया है कि बीच में पर्शियन लैंग्वेज भी पूरे देश में बोली जाने लगी। मुगल पीरियड में, मुगल पीरियड की भाषा पर्शियन थी। हम जो हिंदी बोलते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हम सही हिंदी बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारा पर्शियन है। तो देवनागरी भाषा करके अगर किया गया है तो किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। इंग्लिश माध्यम एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है, इसको ज़बरदस्ती इग्नोर कर देना या कह देना कि इसको हटाया, ये हमारी कोई दुश्मन भाषा है, मैं इस बात से भी मुझे एटलीस्ट मैं तो सहमत नहीं हूँ।
कि आज भी इंग्लिश एक ऐसा इम्पॉर्टेंट माध्यम है जिससे हम पूरे नॉन हिंदी भाषी राज्यों के साथ में आपस में जुड़े हुए हैं। तो भाषाएं सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे देश की भाषाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और रिकमेंडेशन हुई थी, अगर हम फ्रेंच पढ़ सकते हैं, अगर हम चाइनीज पढ़ सकते हैं, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के लिए एक तमिल, साउथ इंडिया की एक भाषा या 2 भाषाएं नॉर्थ इंडिया में भी इम्प्लीमेंट की जाएं, ऐसी भी रिकमेंडेशन है। तो उससे क्या होगा कि नॉर्थ का कोई आदमी साउथ में जाता है तो ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसी जगह आ गया कि उसके समझ में नहीं आ रहा। तो ये एमलगमेट करके किया गया है। आज अपने बीच में प्रोफेसर अंबादत्त शर्मा साहब हैं। अब ये मेरे को पूरा नहीं समझ में आ रहा है, ये प्राच्यवादी इंग्लिश में क्या, दर्शन शास्त्र की शिक्षा, अच्छा, हाँ, ओरिएंटल, ओके। तो ये अपने विचार रखेंगे तो फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इग्नो के भी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अंबादत्त शर्मा साहब, अच्छा ये अरविंद ओझा साहब, अरविंद झा साहब, तो ये भी रखेंगे अपने बातें, फिर अपन इस पर और चर्चा करेंगे। इस फील्ड का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए ये दोनों लोग हमारे बीच में हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं, फिर अपने प्रश्न लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो आप शुरू करेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, तो अपने डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद ओझा साहब। आप सबको नमस्कार। इसे के समक्ष रखूं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर दुबे का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और निश्चित रूप से उनको मेरा नाम सुझाया होगा हमारे पुराने साथी अरुण कुमार त्रिपाठी जी। हम दोनों लोग एक साथ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में काम कर चुके हैं, और वो शिक्षा विभाग में प्रोफेसर था। दोनों महानुभावों को मेरा धन्यवाद कि आपने मौका दिया। देखिए, एक और परिवर्तन जो कल से मुझे देखने को मिला है, इस आईआईसी में मैं पहली बार नहीं आया, और लगभग सन 1990-92 से मैं आता रहा हूँ, जब मैं यहाँ छात्र था, तभी इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में। और जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए, उसमें केवल और केवल जिस भाषा का उपयोग किया जाता था वो अंग्रेजी। और मुझे याद है कि जब पहली बार मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग पहुंचा, तो एक शिक्षिका ने कहा कि अगर सिंसियरली तुम एजुकेशन में कुछ काम करना चाहते हो और एजुकेशन में नाम करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप को समझा लेना होगा कि तुम्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। यू डोंट नो टू स्पीक, टू राइट, फॉरगेट अबाउट टू थिंक इन हिंदी। And that was the moment people like me and others were forced to adopt English language as not only medium of instruction or medium of expression, but even medium of thinking. लेकिन ये एक सुखद अनुभूति है कि पिछले लगभग 4-5 वर्षों से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा में अपनी भाषा में बात की जाए। देखिए, शिक्षा के माध्यम का जो प्रश्न है, प्रोफेसर कुरील को कल से आप लोगों ने सुना, ये दूसरा अवसर है जब हम दोनों लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे मंच साझा कर रहे हैं। और जैसा कि ये कहते हैं कि मैं अलग तरह के विचार के लिए जाना चाहता हूँ, और शिक्षा का एक काम यह भी है कि जो कुछ जैसे हो रहा है उसमें एक ख़ास तरह के क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को जन्म देना। और क्रिटिकलिटी जो है, इसका क्या कहेंगे कि फाउंडेशन है, जिस पे पूरी की पूरी शिक्षा की इमारत उस पर आश्रित होता है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, और जैसा कि इसमें लिखा भी गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उपनिवेशीकरण की संभावनाएं, तो मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं पढ़ा है डीकोलोनाइजेशन में, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनको मैंने पढ़ा है, जिसमें एल्डर को बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है, एल्कॉफ को कोट किया जाता है, एल्फ्रेड को कोट किया जाता है, एडजी को कोट किया जाता है, वगैरह वगैरह।
अगर आप बी उपनिवेशीकरण का कोई भी एक स्टैंड ले लें, कोई भी एक पर्सपेक्टिव ले लें, तो आपको पता चलेगा कि जो शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है वो बहुत ही जटिल प्रश्न है। मैं तो ये कहूँगा कि वो जटिलतम प्रश्न है, क्योंकि शिक्षा का प्रश्न ही अपने आप में जटिल प्रश्न है। किसकी शिक्षा, किसके लिए शिक्षा, कौन सी शिक्षा? क्या जो शिक्षा आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में दी जाती है वो किसकी शिक्षा है? कल प्रोफेसर कट्टीमनी, हम लोग भी एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, बैरवा कम्युनिटी पे कह रही थी। तो हमारी एक सीनियर हैं जिन्होंने बैरवा कम्युनिटी पे काम किया है, और संजय शर्मा जानते होंगे उस वर्क को। ये ज्ञान की जितनी भी अवधारणाएं हैं जो आज पाठ्यक्रम में है, शिक्षा के संस्थानों में है, उसको वो नकारता है, कहता है ये ज्ञान ही नहीं है। तो किसका ज्ञान आप किसको दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं? इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षा का प्रश्न एक जटिल प्रश्न है, और जब शिक्षा के माध्यम की बात आप करते हैं, जिसमें सिर्फ लोग भाषा कहते हैं, मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ। शिक्षा का माध्यम, इट इज़ वन ऑफ द मीडियम्स, लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मीडियम, लैंग्वेज इज़ नॉट द मीडियम, ठीक है? और वो और भी जटिल हो जाता है। अब इन दोनों को देखने के लिए एक और शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, वो है उपनिवेशीकरण, और जिसको अब हम कह रहे हैं कि हम डीकोलोनाइज करेंगे, उपनिवेशीकरण करेंगे। तमाम आर्गुमेंट को छोड़ दिया जाए, तमाम सिद्धांतों को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए और सिर्फ यहाँ हम अपने आप को केंद्रित करें कि उपनिवेशीकरण का मूल क्या है, तो आपको लगेगा कि वो एक शब्द है अंग्रेजी में हेजीमनी, और जिसको हिंदी में वर्चस्व कहते हैं। पूरा का पूरा खेल शिक्षा का आज भी वर्चस्व का खेल है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या होगा, उसके करिकुलम में कौन सा सिलेबस होगा और कौन सा नहीं होगा, और सिलेबस के अंदर क्या होगा, प्रोफेसर कुरील और इनके जैसे लोग जो डिसाइड करते हैं वही रहता है। किसान जिसकी जो आवश्यकता है वो जो डिसाइड करेगा वो कभी उसका पार्ट नहीं होगा, और होता भी नहीं है। यही हाल शिक्षा का है। हम जैसे और आप जैसे लोग बैठ के ये तय करते हैं कि एजुकेशन के विद्यार्थी को क्या पढ़ना है। तो कहते हैं ओ तुमने मास्टर इन, फॉर एग्जांपल मास्टर इन मैथमेटिक्स कर लिया, या मास्टर इन फिजिक्स कर लिया, या मास्टर इन सोशियोलॉजी कर लिया, या पॉलिटिकल साइंस कर लिया। अब अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, आपको सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा। और तब हम कहते हैं कि अब थोड़ा सा पेडागॉजी भी पढ़ना होगा, हाउ टू टीच। हालांकि पेडागॉजी हाउ टू टीच नहीं है, वो टीचिंग है। अब तक नहीं समझ में आया, लगभग 27 वर्ष की सर्विस मैंने कंप्लीट कर ली है और 28वें वर्ष में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। छात्र से लेके शोधकर्ता के रूप में और आज शिक्षक के रूप में और शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते इन तमाम चीज़ों को जब सोचा गया तो उसके पीछे सोच क्या थी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षा का जो प्रश्न है वो जटिल प्रश्न है, और शिक्षा का माध्यम का प्रश्न और भी जटिलतम है। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षा को हम ज्ञान, चिंतन, संस्कार और जो वहाँ तक हमें ले जाएगा। जैसे एक व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो वो ज्ञानवान भी हो, उसके पास ज्ञान भी हो, तो कैसे होगा? ज्ञान लेने देने से होता है, या ज्ञान का निर्माण होता है, या ज्ञान का आदान प्रदान होता है, या ज्ञान का ट्रांसमिशन होता है? बहुत ही जटिल प्रश्न है। ठीक उसी तरीके से अगर चिंतन का प्रश्न लेंगे कि मैं शिक्षित हूँ तो मुझे थिंकिंग करना आ जाता है, अदरवाइज मैं चिंतन करना नहीं जानता हूँ, और एक खास प्रकार के संस्कार से मैं संस्कारित होता हूँ और तभी मैं शिक्षित कहलाता हूँ। मार्टिन कपलान की एक किताब है हु इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, वो तमाम आयामों को लेता है। जब लेकिन उसी पुस्तक की तमाम बातों को जब हम भारतीय संदर्भ में देखते हैं तो हमें लगता है ओ जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी मनुष्य के जीवन के अस्तित्व के लिए, और वो संस्कार है, उस पर पूरा का पूरा पश्चिमी दृष्टिकोण कुछ भी बात नहीं करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि संस्कार उसके संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो जो लोग
ये कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम का प्रश्न सिर्फ भाषा तक सीमित है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और इसीलिए मेरा मानना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं, उससे और पहले चले जाइए आप। सच्चाई तो ये है कि भारत का कोई भी दस्तावेज जो शिक्षा नीति के ऊपर केंद्रित है, उस शिक्षा के में भाषा के प्रश्न को हल करने में समर्थ ही नहीं है और ना हुआ है। जैसे अभी प्रोफेसर कुरील ने कहा कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदी को एक भाषा हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत के बड़े भूभाग में इसको बोली जाती है। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। क्या आपको लगता है कि बिहार के लोगों की भाषा हिंदी है? मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं। क्या उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है? लखनऊ में मैं 4 वर्षों तक रहा, जहां एक बार मिसेस पांडे जी ने भी मुझे मौका दिया इनके संस्थान में जाने का। जहां मैं था वहां अवध डोमिनेट करता है, पूर्व की ओर चले जाइए वहां भोजपुरी डोमिनेट करता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आगे बढ़ते जाइए खड़ी बोली है, ब्रज कुछ और कहता है, कहीं कुछ और कहता है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है जितना कोई भी भारत का दस्तावेज, आज से नहीं, 1882 हंटर कमीशन का उठा के देख लीजिए आप, उससे पहले 1854 वुड्स डिस्पैच को उठा के देख लीजिए, उसके बाद 1918 के दस्तावेज को उठा के देख लीजिए, सब ने भाषा की समस्या को डील करने की कोशिश की है। इवन 1813 में जब चार्टर्ड एक्ट आता है तो क्या कहता है, 1 लाख रुपए किस पे खर्च करेंगे? और उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि माध्यम क्या होगा? तो कहते हैं संस्कृत और पर्शियन। क्यों ये 2 आए? आजकल हम लोग प्राकृत और पाली की बात कर रहे हैं, जब 1813 में प्राकृत की बात कम से कम ऑफिशियल दस्तावेज में नहीं मिलता है जब शिक्षा के माध्यम का प्रश्न होता है। क्यों? तो मेरा सीधा मानना है कि शिक्षा की जितनी भी ये तिजारत हैं, डीलिंग्स हैं, वो सब के सब वर्चस्व का मामला है। आप सबको पता है कि 1813 में भाषाई तौर पे किसका वर्चस्व था? ओरिएंटलिस्ट कहते रह गए कि संस्कृत को बनाओ। आज भी कुछ लोग हैं हमारे साथी जो कहते हैं कि संस्कृत को कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जितना साहित्य, जिसको साहित्य कह सकते हैं, साहित्य का मतलब सिर्फ कहानी और कविता नहीं है। साहित्य मेरी समझ से ज्ञान और विचार का जहां पे है, वो जितना मजबूती के साथ संस्कृत भाषा में परिलक्षित है और हमारे सामने है, मुझे नहीं लगता किसी भी भाषा में है। खैर, जैसे अंबिका दत्त शर्मा जी आपको बताएंगे कि अगर भारत की सठ दर्शन में हम लेते हैं, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, आपको ताज्जुब होगा, वेदांत की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, प्रैक्टिस में योग की चर्चा होती है। लेकिन साहित्य को अगर आप देखेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मीमांसा का जिक्र है, तो उसका सबसे ज़्यादा साहित्य गोपीनाथ की एक किताब है जिसमें न्याय दर्शन का 450 मूल ग्रंथ हैं। मेरी पीएचडी थियरी ऑफ नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी पे है और न्याय एपिस्टेमोलॉजी पे है। खैर, तो इसीलिए जिस आसानी के साथ भाषा के बारे में कह दिया जाता है वो इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया के हर भाषा, लैंग्वेज इज नॉट, कैन नॉट बी reduced to a mode of communication only, to communicate something. It is also linked with art and culture. और जैसे ही आप कल्चर कहते हैं तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में जो विभिन्न भाषाएं हैं, वो इस संसार को अलग तरीके से देखता है। और इसीलिए हमारे ही चिंतकों ने कहा है, शब्द ही संसार है। हमारे ग्रामेरियन ने कहा है। क्यों? क्योंकि जो परसेप्शन ऑफ एक्सपीरियंस है वो लैंग्वेज डिसाइड करता है, और दुनिया के हर संस्कृति की भाषा एक अलग तरह के परसेप्शन को जन्म देता है। एक छोटा सा उदाहरण, चूँकि मेरी पहली डिग्री मैथमेटिक्स में है, आई हैव डन माय मास्टर इन मैथमेटिक्स। एक छोटा सा एनेक्डोट आपसे शेयर करूँ। सर, जब लगे टाइम हो जाए तो वार्निंग दे दीजिएगा 2 मिनट के लिए, फिर मैं रुक जाऊँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ रिवरसाइड कैलिफोर्निया में मैं अपना परिचय देते हुए मैं एपिस्टेमोलॉजी एंड पेडागोजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन पे बात कर रहा था। तो मैंने कहा, आई कम फ्रॉम द लैंड विच हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो टू द वर्ल्ड। और हमारे एक साथी जो टर्की में हैं, वो भी प्रोफेसर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के हैं। तो उन्होंने कहा कि नो, आई हैव एन ऑब्जेक्शन
the zero was not originated by any Indian in India. Rather, it originated in Arabian world, traveled to India, and from India it traveled to the Europe. आज हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी इग्नू में हम लोग एक मैथमेटिक्स एजुकेशन का प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो उस पर उनको भी हमने कंसल्ट किया है। हमने कहा कि देखिए, बताइए आप शून्य के कितने आयाम से आप परिचित हैं, और शून्य के विभिन्न आयामों से परिचित होने के लिए गणित का छात्र होना आवश्यक नहीं है। भारत का एक आम व्यक्ति भी आपको शून्य के उन आयामों से परिचित करा सकता है जो दुनिया की दूसरी संस्कृति में नहीं है। और यहाँ पे एक लंबा, मैंने उनसे बहुत कुछ कहा और उनको पूरा एग्जाम्पल कर दिया, लेकिन समय को बचाते हुए मणि भौमिक की किताब है द कोड नेम गॉड को कोट करते हुए मैंने कहा कि अंतिम चैप्टर में वो फिजिसिस्ट लिखता है कि जब मैं अपने पिता की उंगली पकड़ के खेत में जाया करता था और आकाश को देखता था, तो मैं कहता था कि ये अनंत है या ये शून्य है। तो हम जैसे लोग उसी से प्रेरित होकर कहते हैं शून्य ही अनंत है और अनंत ही शून्य है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। कभी और मौका मिलेगा तो इस बात पे एक लंबी चर्चा हो सकती है। ये मैंने इसलिए कहा कि जब आप भाषा का प्रश्न लेते हैं और जब आप कहते हैं कि सिंगुलर लैंग्वेज होगा, तो आप समझिए कि आप आज तक तमाम आक्रांताओं ने जिन्होंने हम पे आक्रमण किया, उसने क्या किया? हमारी भाषा को छीना, और भाषा को छीनने का मतलब हमारी संस्कृति को छूना। और अगर हम वही काम फिर से एक बार करेंगे तो आप हमारी संस्कृति को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी मातृभाषा मैथिली है। मैं जितना सहज अपने माता पिता से मैथिली में बात करने में हूँ या बहुत ही क्लोज रिलेशन में हूँ, उतना सहज किसी भी दुनिया की भाषा में नहीं हूँ। हाँ, मेरी पढ़ने लिखने की भाषा अंग्रेजी है, बट दैट्स ओनली फॉर द इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ माई माइंड, नॉट दी अफेक्टिव डोमेन, और जिसको आप कह सकते हैं कि हार्ट। इसलिए मेरा मानना है कि माध्यम का प्रश्न जो है वो इतना आसान नहीं है जितनी आसानी के साथ हमारे चिंतकों ने, हमारे नीति निर्धारकों ने विभिन्न दस्तावेजों में इतनी सिंपलिस्टिक वे में लिखा है। क्यों? क्योंकि भाषा सिर्फ संप्रेषण का प्रश्न नहीं है, वो ज्ञान का भी प्रश्न है। तो ज्ञान की भाषा क्या होगी, चिंतन की भाषा क्या होगी? कल प्रोफेसर योगेश सिंह कह रहे थे, समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। और हम जैसे लोग शिक्षा के विद्यार्थी कहते हैं शिक्षा की समझ और समझ की शिक्षा, ये दोनों ही इंट्रिकेटेड है। तो समझ की भाषा क्या होगी? मुझे आज भी याद है, मैं गुड़गांव से रेवाड़ी जा रहा था और अलवर का एक बुजुर्ग, लगभग उसकी आयु 72 साल थी, और हमारे साथ मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के कुछ विद्यार्थी जा रहे थे। बड़े ही सिंपल शब्दों में अपनी अलवर में जो राजस्थानी बोली जाती है उस भाषा में उसने 4 सवाल किए। छोड़िए उन विद्यार्थियों की बात, मेरे पास भी उत्तर नहीं थे। उस भाषा में तो समझ की भाषा क्या है, भाव की भाषा क्या है, संस्कृति की भाषा, और अंत में जब आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के माध्यम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग उसको बड़े ही नैरोड डोमेन में देखते हैं। शिक्षा के माध्यम का प्रश्न शिक्षा में जो संप्रेषण है या अनुदेशन है उसके प्रश्न तक सीमित नहीं किया जा सकता है। So medium of instruction can be Hindi, but do you think the instruction of in education can also be reduced to singular language? अगर ऐसा हो तो पॉल फ्रेरे ने जिस तरह की कृति लिखी वो ब्राज़ील में पैदा होता है, ठीक है, 30 साल बाहर रहता है, नहीं, पियाजे को अंग्रेजी भी नहीं आती थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। विटगेनस्टाइन और लेबनिज जर्मन थिंकर है, जो गणित के पैरेलल जन्म देता है, जो चुनौती देता है। आज भी हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि यूक्लिड इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। अब लगता है कि यार वो तो कितना बच्चा था, ज्योमेट्री की समझ थी नहीं। और तब रेन डेकार्टे ऐसा आदमी जर्मनी में चुनौती देता है, उसके पहले और दूसरे प्रिंसिपल को ही खंडन करता है। तो सोचिए कि जब हम किसी भी स्थापित ज्ञान को चुनौती देते हुए एक नए आयाम में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ कौन से माध्यम, वो मनुष्य जो आमदा है कि एक नई पर्सपेक्टिव हम लेके आए, उसकी भाषा क्या होगी?
इसलिए गणित की भाषा क्या होगी? मुझे एक अच्छा सुझाव आया वर्धा में कि आप एमए गणित शुरू करिए। मैं करना चाहता था, बहुत सारे ऐसे शब्द, और कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ अवधारणा महत्वपूर्ण होता है वहाँ शब्द गौण हो जाते हैं, और यही गणित और विज्ञान हमें दिखाता है। सो मीडियम ऑफ एजुकेशन कैनॉट बी रिड्यूस टू कॉग्निटिव एंड सिंटैक्टिक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, ये मेरा मानना है। मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन एज ए pedagogic and curricular strategies are completely different from the medium of instruction in terms of language. So why? As I said earlier, because language is also linked with culture. दूसरी बात, चूँकि मैं ज्ञान मीमांसा का छात्र हूँ और निश्चित रूप से किसी भी घटना को देखने में उसकी ज्ञान मीमांसा का एक दृष्टिकोण रखता हूँ। So what will be the epistemic question when you are trying to address the question of medium of education? और उसका pedagogic dimension क्या होगा, उसका institutional dimension क्या होगा? मैंने कहा ये संस्था अच्छा लग रहा है देख के कि तमाम लोग अपनी बातों को उस भाषा में कहने की कोशिश कर रहे हैं जो सहजता के साथ दूसरे उसको स्वीकार कर सकें। और फिर तंत्रीय समस्या है, इसलिए अप्रोच बिल्कुल अलग हो जाएगा। एपिस्टेमिक अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, पेडागॉजिक अप्रोच डिफरेंट होगा, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच डिफरेंट होगा, और सिस्टमिक अप्रोच डिफरेंट होगा। अगर हमारे दस्तावेज या उसके बाद के कामों में, जो कि निश्चित रूप से जो हमारे देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र है, अगर इस तरह के काम को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अंत में, चूँकि कुछ हमारे यंगर साथी भी हैं जो एजुकेशन से भी दिख रहे हैं और दूसरे से भी दिख रहे हैं, मैं उनके लिए 3 सवाल के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा। कि मैं ऐसा मानता हूं कि जो ट्रांस लैंग्वेज फिलोसफिकल अप्रोच है उसमें हमारी आस्था होनी चाहिए, और मल्टीलिंगुअल अप्रोच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, चाहे वो मुदालियर कमीशन ने दिया या किसी और ने दिया। पहला प्रश्न, what types of teacher questions and student responses are focused in Indian classroom across all levels of education? We need to concentrate on that. दूसरा प्रश्न, does the media of instruction have an impact on the types of teacher questions and student responses found in Indian classrooms? और अंतिम प्रश्न मेरा है जिस पे मैं भी काम करना चाहूँगा आगे, जहाँ तक मीडियम ऑफ एजुकेशन का प्रश्न है, कि डज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कॉग्निटिव एंड सिंथेटिक कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टीचर क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस, नॉट फ्रॉम द प्योरली कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। और इसीलिए मुझे अगर हरारी को मैं कोट करूँ, नोबल युवा हरारी, वन ऑफ द genius brains as far as the historical understanding is concerned, nobody really knows. भाषा के प्रश्न का जब सवाल आएगा तो बहुत मुश्किल है, और इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि till date unfortunately no educational policy has adequately tackled the issue of inequality arising out of medium of instruction and medium of education. सर, एक छोटा सा एनेक्डोट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में लगभग 4 वर्ष में रहा, और जब उसके एक्ट को पढ़ा, क्योंकि डीन की कैपेसिटी में 3 स्कूल के डीन की जिम्मेदारी थी मेरे पास, तो उसमें लिखता है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल रिमेन इंग्लिश, और ताज्जुब होगा 50% वहाँ रिजर्वेशन है SC ST के बच्चों के लिए, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी हिंदी में भी वो सहज हैं। तो हम जैसे लोगों ने कहा कि देखिए ये एक्ट जहाँ भी बना, जिस पार्लियामेंट ने पास किया, आप सब ने अडॉप्ट किया, लेकिन वक्त बदला है कि इनको मौका दिया जाए अपनी भाषा में लिखने के लिए, बोलने के लिए और कहें। और शिक्षा विभाग ने सबसे पहले कहा कि नहीं, एंट्रेंस का एग्जामिनेशन, हाँ अंग्रेजी हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हिंदी में होगा। हमारे बच्चे को पूरी आज़ादी है कि वो हिंदी में अपने प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, और तीसरी बात, शोध भी वो हिंदी में लिखेंगे। उत्तर प्रदेश तो ठीक है, व्हाट अबाउट बिहार? पब्लिश करता है हिंदी, बंगाली, मैथिली, और अब डिमांड है कि 3 और भाषा उसमें शामिल कर लिया जाए। अगर साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री अपना टेक्स्ट बुक 36 भाषाओं में करता है, वो कहता है कि हर लैंग्वेज,
यही NEP 2020 का दस्तावेज कहता है कि लगभग 200 भाषाओं को इंडेंजर्ड घोषित किया है यूनेस्को ने। तो सबको बचाने की जरूरत है, इसलिए मल्टीप्लिसिटी इज द ओनली सॉल्यूशन टू माय माइंड। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से, जैसे अपने एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपनी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के, अच्छी से बात रखी। मेरे को जो लगता है कम्युनिकेशन स्किल और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी दोनों अलग अलग हैं। किसी को कितनी भी लैंग्वेज आती हो, अगर उसको कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है तो वो अपनी बात को रख नहीं पाएगा ठीक से। इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और उसकी प्रोफेशनल यूटिलिटी, उस लैंग्वेज की प्रोफेशनल यूटिलिटी, इसको भी थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है। और अगला पॉइंट, एक प्रेजेंट डेज, आज की जो सिचुएशन है, पास्ट में क्या हुआ वो तो ठीक है, हम लोगों का इतिहास का पार्ट है। अब अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होना चाहिए, क्या बेटर होगा, उस पर भी थोड़ा फोकस ज़रूर करना चाहिए। अब मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट्स प्रोफेसर अमरदत्त शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात रखें। और सब लोग हिंदी को इतना बोलते हैं, मैं तो इंग्लिश मीडियम से ही हमेशा पढ़ा हूँ और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ता हूँ, बट मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, इंग्लिश को कोशिश करता हूँ ना बोलूँ। डॉक्टर साहब हिंदी के प्रोफेसर हैं सब लोग, फिर भी इंग्लिश बोल करके अपनी बात को बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्लीज़। वंदे महीचताम वाचमृताम आत्मनः कलाम। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर रमाशंकर कुरील जी, इस संगोष्ठी के सूत्रधार मेरे परम श्रद्धेय प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी, मेरे सहयोगी वक्ता प्रोफेसर अरविंद झा जी और सभागार में उपस्थित मेरे सम्मानशील इस संगोष्ठी के सहभागी अध्येतागण, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसके वाचारंभन या एपिलोग के रूप में मैं प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी की एक प्रकाशनाधीन पुस्तक अंग्रेजी का अलौकिक साम्राज्य, उसकी एक पंक्ति से मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा कि भारत भाषाई समस्या से ग्रस्त नहीं है। भारत भाषाई समस्या से ग्रस्त नहीं है, बल्कि अंग्रेजी की समस्या से जकड़ा हुआ है। मैं जो कुछ भी बोलूँगा उसका आरंभ और अंत प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी के इसी स्टेटमेंट में निहित है। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दस्तावेज है और किसी दस्तावेज को पढ़ने के कई तरीके होते हैं। तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैसे पढ़ना चाहिए? क्या किसी दस्तावेज को पढ़ने का कोई भारतीय तरीका या भारतीय पद्धति शास्त्र भी है क्या? मुझे लगता है कि भारत ही एक पहला देश है जिसने किसी टेक्स्ट को पढ़ने के पद्धति शास्त्र को शायद भारत ने ही पहली बार विकसित किया। आलोचना का शास्त्र भी भारत के किसी भी बौद्धिक परंपरा में सबसे पहले भारत में ही लिखा गया। तो किसी दस्तावेज को पढ़ने का जो भारतीय तरीका है उसे हम इस तरह जानते हैं कि विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम मतम।
किसी टेक्स्ट को भारतीय परंपरा में अधिकरण शब्द से कहा जाता है कि कोई टेक्स्ट है वो अधिकरण है, और उस अधिकरण के 5 अंग होते हैं जिनके माध्यम से उसे पढ़ा जाता है। किसी अधिकरण के 5 अंग होते हैं जिनके माध्यम से उसे पढ़ा जाता है। उसका पहला अंग होता है विषय, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं कि उस दस्तावेज का विषय क्या है। उसका दूसरा अंग होता है विषय, शहर वाले तालव्य स से विषय, विषय। उसका अर्थ है कि इसकी समस्या क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। और तीसरा अंग होता है कि इसका पूर्व पक्ष क्या है, इसका काउंटर पर्सपेक्टिव क्या है। और इसका चौथा अंग होता है कि इसका उत्तर पक्ष क्या है, ये क्या एस्टैब्लिश करना चाहता है। और पांचवा अंग होता है कि वह निर्णय क्या देना चाहता है। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम मतम। किसी दस्तावेज के ये 5 अंगों के द्वारा उसे पढ़ा जाना चाहिए। अब हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दस्तावेज है जिसको कुरिल साहब और उनके सहयोगियों ने तैयार किया है। अब उसे भारतीय तरीके से मुझे पढ़ना है उसे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विषय क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का भारतीयकरण करना चाहती है और पूरे भारतीय शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा के जड़ों से जोड़ना चाहती है। ये उसका विषय है। इसकी समस्या क्या है कि क्यों जोड़ना चाहती है। जिसकी समस्या है कि भारत में विगत 150 वर्षों से शिक्षा का एक औपनिवेशिक प्रारूप यहाँ बहुत मजबूत जड़ें जमा लिया है और भारत का मन ही औपनिवेशिक हो गया है। भारत के समझ का प्रारूप ही औपनिवेशिक हो गया है। यह इसकी समस्या है। इसका पूर्व पक्ष क्या है इस शिक्षा नीति का। इसका पूर्व पक्ष है आधुनिक सभ्यता। और आधुनिक सभ्यता जिस प्रकार के ज्ञानात्मक उपागमों से पोषित होती है और उस ज्ञान का जिस आधुनिक सभ्यता में अनुवाद होता है, यह इसका पूर्व पक्ष है, काउंटर पर्सपेक्टिव है। और इसका उत्तर पक्ष है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को इस रूप में आविष्कृत करना ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधुनिक संदर्भों में वह अनुदित हो सके, वो सभ्यता और संस्कृति में। ये उसका उत्तर पक्ष है। और इसलिए यह निर्णय देता है यह दस्तावेज कि शिक्षा का भारतीयकरण किया जाना चाहिए और स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक की ज्ञान व्यवस्था को, ज्ञानोत्पादन की प्रक्रिया को और शिक्षण के अभिगमों को भारतीय ज्ञान परंपरा की जड़ों से जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ विऔपनिवेशीकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अपनी ज्ञान परंपरा की जड़ों से जोड़ने जैसे शब्द के प्रयोग इस दस्तावेज में हुए हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि कॉलोनी शब्द की जो एटमोलॉजिकल मीनिंग होती है वह होती है कि अपनी जड़ों से कट जाना, और डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है अपनी जड़ों से जुड़ना। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ने का ये भारतीय तरीका है। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अभय जी एक बहुत बड़ी चूक हो गई है, और कुरिल साहब मैं आपको भी संबोधित करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी चूक हो गई है। इससे वह चूक ये हो गई है
कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्व पक्ष जो बनाती जो है वो 19वीं शताब्दी की जो आधुनिकता है उसको यह पूर्व पक्ष बनाती है, और उसको पूर्व पक्ष बना के अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ने के का, जिसे हम लोग दूसरी शब्दावली में विऔपनिवेशीकरण की एक कार्य योजना प्रस्तुत करती है। लेकिन इसका पूर्व पक्ष 19वीं शताब्दी की आधुनिकता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2010 और 11 के बाद जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि पूरी दुनिया अब स्मार्ट एरा में जा रही है, और यह स्मार्ट एरा आधुनिक सभ्यता के एक नए संस्करण को पूरी दुनिया में बहुत तेजी से प्रस्थापित कर रहा है। आधुनिक सभ्यता का ये नया संस्करण है स्मार्ट एरा, और यह एरा हमारे चारों तरफ की वस्तु व्यवस्था को इतनी तेजी से बदल रहा है और हम उसके अनुरूप अपने को ढाल लेने के लिए, बदल जाने के लिए इतने विवश कर दिए गए हैं कि यह स्मार्ट एरा में जो आधुनिक सभ्यता का संस्करण है वह इतना विस्थापक है, इसकी गति इतनी तेज है कि आने वाले 10 वर्षों में ये किस प्रकार के विस्थापक परिवर्तनों से ये वस्तु व्यवस्था को बदल देगी, इसका आकलन करना भी एक कठिन कार्य है। और यह जो आधुनिकता का नया संस्करण है वह पूरी दुनिया में उपनिवेशन की एक नई प्रक्रिया है, एक नई जमीन है, और वह केवल जमीन ही नहीं है बल्कि उसका संस्थानीकरण भी है, क्योंकि वो वस्तु व्यवस्थाओं को बदल रही है। और आश्चर्य मुझे कल हुआ जब मैंने कट्टीमनी सर से पूछा कि जब आप लोग इस दस्तावेज को तैयार कर रहे थे तो उसी समय लगभग फ्रांस की शिक्षा नीति आई थी, तो आप लोगों ने उसे देखा था क्या? तो उन्हें बड़ी ईमानदारी से कहा कि हम लोगों ने उसे नोटिस में नहीं लिया था, संज्ञान में नहीं लिया था। तो इस शिक्षा नीति का पूर्व पक्ष ही 19वीं शताब्दी की आधुनिकता है, और स्मार्ट एरा के द्वारा आधुनिक सभ्यता का जो संस्करण प्रस्तुत हो रहा है और उससे पूरी दुनिया में उपनिवेशन की जो एक नई प्रक्रिया संस्थानीकृत होने जा रही है, तो यदि यह शिक्षा नीति अपने क्रियान्वयन 100% क्रियान्वयन में सफल भी हो जाती है तो वह विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के पुराने संस्करण से लड़ती रहेगी। तब तक औपनिवेशीकरण की एक नई प्रक्रिया और एक नया आवरण हमारे ऊपर आरोपित हो चुका रहेगा, और हम जहाँ के तहाँ ही बने रहेंगे, हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। खैर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस चूक को यदि थोड़ी देर के लिए हम लोग स्थगित कर दें, और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस आधुनिक सभ्यता के संस्करण को पूर्व पक्ष बनाकर विऔपनिवेशीकरण की एक कार्य योजना हमारे सामने महत्वाकांक्षी रूप में प्रस्तुत करती है, यदि उसी पर अपने वक्तव्य को हम केंद्रित करें तो हमें 2-3 बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि औपनिवेशीकरण और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में बहुत सारे विचारक जैसे निर्मल वर्मा, जड़ावलाल मेहता, केसी भट्टाचार्य, प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे, यशदेव शल्य, जिन लोगों ने गंभीरता से इस विषय पर 20वीं शताब्दी में विचार किया है, उनका यह मानना है कि औपनिवेशीकरण और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में भारत का 3 बार आत्म विभाजन हुआ है। भारत का पहला आत्म विभाजन इस रूप में घटित हुआ कि भारत के वर्तमान को भारत के गौरवशाली अतीत से काट दिया गया, और इस विभाजन का परिणाम यह हुआ कि हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के प्रति एक हीन भावना के मनोविज्ञान से ग्रसित हो गए, और इस हीन भावना वाले मनोविज्ञान का लाभ उठाकर
हमारे सामने यह आदर्श प्रस्तुत कर दिया गया कि हमें यूरोप जैसा हो जाना चाहिए, और इस हीन भावना के मनोविज्ञान से ग्रसित होने के कारण हम 400 वर्षों में जहां यूरोप पहुंचा है, वहां हम 40 वर्षों में पहुंचने की एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए। भारत का दूसरा आत्मविभाजन स्वतंत्रता के पश्चात राजनीति और संस्कृति के बीच बढ़ते हुए पार्थक्य में आया, और इस बात का संकेत हिंद स्वराज में गांधी जी भी करते हैं, जब वो कहते हैं कि भारत की राजनीतिक समस्या वास्तव में राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि वो सांस्कृतिक समस्या है। और राजनीति और संस्कृति के बीच ये बढ़ते हुए पार्थक्य के कारण क्या हुआ कि भारत जो प्राचीन भारत जो एक अखंड और एकात्मक गुणसूत्रों वाला राष्ट्र था, वह राष्ट्र महज एक राष्ट्र राज्य में की आधुनिक संकल्पना में रूपांतरित होकर रह गया। तो ये राष्ट्र और राज्य के बीच का जो बढ़ता हुआ पार्थक्य था, यह भारत का दूसरा आत्मविभाजन था। और भारत का तीसरा आत्मविभाजन भाषा के आधार पर हुआ, भाषाई आधार पर। अंग्रेजी ने भारत में अपने वर्चस्व को इस रूप में स्थापित कर लिया कि वह लैंग्वेज ऑफ नेशनिज्म बन गया, वो राष्ट्रीयता की भाषा बन गई। ये नेशनिज्म, लैंग्वेज ऑफ नेशनिज्म को हिंदी में क्या कहा जाए, तो अभय जी से मेरी लंबी चर्चा हुई और अंततः अभय जी ने इसके लिए एक हिंदी में शब्द निकाला, राष्ट्रीयता की भाषा। राष्ट्रीयता की भाषा नहीं, राष्ट्रीयता की भाषा, लैंग्वेज ऑफ नेशनिज्म। और जब भारत में अंग्रेजी लैंग्वेज ऑफ नेशनिज्म की भाषा बन जाती है, तो इसका बड़ा एक चौंकाने वाला परिणाम होता है कि भारतीय भाषाएं उपराष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषाएं बन जाती हैं, सब नेशनलिटी की भाषाएं बन जाती हैं। और इसको व्यवहार में आप तब देखेंगे कि भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जब पब्लिक स्पेस में होते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, और जो ही प्राइवेट स्पेस में आते हैं वो अपनी मातृभाषा बोलने लगते हैं। ये व्यक्तित्व का भी आत्मविभाजन है कि ज्यों ही पब्लिक स्पेस में होते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, प्राइवेट स्पेस में आते हैं तो तुरंत वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं। तो ये भारत का जो भाषाई आधार पर आत्मविभाजन हुआ, वो राष्ट्रीयता और उपराष्ट्रीयता में हुआ। और इसका एक भयंकर परिणाम यह हुआ कि हमारे मानस से राष्ट्रीयता विलुप्त कर दी गई, क्योंकि राष्ट्रीयता और उपराष्ट्रीयता में विभाजित भारत से राष्ट्रीयता विलुप्त कर दी गई। मित्रों, अब ये जो शिक्षा के माध्यम का प्रश्न जो अभय जी ने रखा है, वो ये भारत के तीसरे आत्मविभाजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वह भारत जो अंग्रेजी की उपस्थिति के कारण राष्ट्रीयता की भाषा और उपराष्ट्रीयता की भाषाओं में विभाजित हो गया है, आखिर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस आत्मविभाजन को कैसे पाट सकती है, कैसे पाट सकती है। और इसको पाटने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पास कौन सी कार्य योजना है। इस कार्य योजना पर मैं कुछ आलोचनात्मक रूप से विचार आपके सामने रखूं, इससे पहले मैं संक्षेप में मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि भाषा की औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में भूमिका क्या होती है, कैसे भाषा औपनिवेशीकरण का एक बहुत बड़ा टूल बन जाता है। इस बात को समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं हाइडेगर की ऑटोबायोग्राफी से दो प्रसंग आपको बताता कि एक टोक्यो विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति एस्थेटिक्स पर व्याख्यान देता है
और उसके व्याख्यान को सुनने के पश्चात हाइडेगर उससे प्रश्न पूछता है और कहता है कि जब अंग्रेजी भाषा में आप जिस देश और जिस परंपरा के एस्थेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं आप, और जिस भाषा में आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका अवधारणीकरण कर रहे हैं, आप उस एस्थेटिक्स की अवधारणा की निजता के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। वो एक बहुत रोचक प्रसंग है, समय नहीं है इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। उनके ऑटोबायोग्राफी का एक बड़ा दूसरा छोटा सा प्रसंग है कि भाषा कैसे काम करती है। एक जर्मन व्यक्ति लाओ त्से का जर्मन भाषा में अनुवाद करना चाहता था, तो एक चीनी विद्वान हाइडेगर से मिलने के लिए आया। तो जो लाओ त्से का जर्मन भाषा में अनुवाद जो विद्वान करना चाहते तो उनको वह बुलाया और कहा कि आप लोग आपस में बातचीत कर लो। तो जर्मन विद्वान ने उस चीनी विद्वान से पूछा कि ये चीनी इस तरह से क्यों लिखते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता। तो चीनी विद्वान ने झटके से कहा कि चूंकि हम लोग अरस्तु का तर्कशास्त्र नहीं पढ़े थे इसलिए हम ऐसा लिखते हैं और आपको समझ में नहीं आती। बगल में बैठा हाइडेगर ने कहा, शुक्र है भगवान का कि ये चीनी अरस्तु का तर्कशास्त्र नहीं पढ़े थे, इसलिए अपने विचारों की निजता में आज भी ये कायम है। मित्रों, अनुभूति, अवधारणीकरण, अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र, ये चार चीजें होती हैं जो हमारे ज्ञानोत्पादन की प्रक्रिया को संचालित करती हैं। अनुभूति हमारी सांस्कृतिक परिवेश में निजता को लिए होती है, इसलिए उसमें आत्मनिष्ठता होती है, सब्जेक्टिविटी एक प्रकार की होती है। अनुभूतियां हमारी अपनी होती हैं और उस अनुभूति की अभिव्यक्ति जब हम अपनी भाषा में करते हैं और अपनी भाषा और हर एक भाषा में उस अनुभूति के अवधारणीकरण का, कंसेप्चुअलाइजेशन का, प्रत्येक विकसित भाषा में एक अंतर्निहित तर्कशास्त्र होता है। और यही वो तर्कशास्त्र है जो ये बताता है कि आप हर एक प्रकार का प्रश्न या समान प्रकार के प्रश्न आप दो या दो से अधिक भाषाओं में नहीं पूछ सकते हैं और न तो उत्तर दे सकते हैं। आप एक ही प्रकार का प्रश्न एक से अधिक भाषाओं में नहीं पूछ सकते हैं और न उत्तर दे सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक भाषा में अवधारणीकरण का उसका एक अपना तर्कशास्त्र होता है, जिससे हम अपनी अनुभूतियों का अवधारणीकरण करते हैं। अब आप ये समझिए कि अनुभूतियां हमारे सांस्कृतिक विश्व से आती हैं, उसमें एक निजता होती है, और जब उस अनुभूति का अवधारणीकरण हम किसी दूसरी भाषा में करते हैं तो दूसरी भाषा का जो तर्कशास्त्र है वो हमारे अनुभूतियों के अवधारणीकरण में हस्तक्षेप करता है। और जब किसी दूसरी भाषा का तर्कशास्त्र हमारे अनुभूतियों का अवधारणीकरण कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने गहरे स्तर पर ज्ञानोत्पादन की प्रक्रिया और अपने समझ में हम अपनी निजता से अपहृत कर लिए जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि हम अपहृत कर लिए गए कितने गहरे में, क्योंकि अनुभूतियां मेरी अपने सांस्कृतिक विश्व से आई हैं, वो अपनी निजता को लिए हुए हैं, लेकिन उनका अवधारणीकरण हम किसी दूसरी भाषा के तर्कशास्त्र में कर रहे हैं। मैं अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए एक छोटा सा एक प्रतिस्मरण आपको कराना चाहूंगा कि भारत में अनुभूति, अभिव्यक्ति, अनुभूति का अवधारणीकरण और अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र, इसमें जब तक तारतम्य बना रहा तब तक अभय जी के शब्दों में मगध की मौलिकता गुम नहीं हुई थी। कम से कम दो क्षेत्रों में तो हम यह बात कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में और अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में जब तक
अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण के तर्कशास्त्र का तरतम भाव बना रहा, तब तक इन दो क्षेत्रों में हमने जिस तरीके का ज्ञानोत्पादन किया है वो आज भी यूरोप के लिए प्रतिमान है। और आज भी आधुनिक यूरोप भी हमारे उस ज्ञान संपदा के प्रति आज भी बहुत आकृष्ट मुद्रा में दिखाई पड़ता है। और इतना ही नहीं, भारत की जो अन्य भाषाएं थीं और उनके द्वारा रचित साहित्य पर आज हम बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। तो आप ये मत भूलिए कि ये सारे साहित्य तब उस काल में लिखे गए थे जिसमें हम गर्व करते हैं, जब अंग्रेजी भाषा अपने अवधारणीकरण के तर्कशास्त्र के द्वारा उन पर आरोपित नहीं हुआ था। उनमें भी अनुभूति, अभिव्यक्ति और अवधारणीकरण के तर्कशास्त्र का तारतम्य बना हुआ था। तब तक उनमें उस प्रकार की साहित्यिक सर्जना उन भाषाओं में भी मौजूद थी। लेकिन जब से अंग्रेजी का प्रभुत्व इस देश में स्थापित हुआ तो हमारे बौद्धिक परंपरा की जो एक प्रक्रियात्मक आधुनिकता थी, एक एसेंशियल मॉडर्निटी होती है और एक प्रोसेस मॉडर्निटी होती है। एसेंशियल मॉडर्निटी का मतलब हम 19वीं 20वीं शताब्दी वाली आधुनिकता को ले रहे हैं, और प्रोसेस मॉडर्निटी का मतलब होता है कि हर एक बौद्धिक परंपरा अपने अंदर से युगानुरूप अपनी आत्मचेतना का विस्तार करती है और अपनी सर्जना के द्वारा वह अपने क्षैतिज विस्तार के द्वारा अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती है। इसको प्रक्रियात्मक आधुनिकता कहते हैं। और अंग्रेजी की उपस्थिति ने न केवल भारत में ज्ञानोत्पादन की जो रूट भाषाएं थीं, संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत इत्यादि, उनकी प्रक्रियात्मक आधुनिकता को ही नहीं अवरुद्ध किया, बल्कि भारत की तमाम ऐसी मातृभाषाएं थीं, प्रांतीय भाषाएं थीं, जो विकसित भाषाएं थीं, उनकी सर्जना और उनकी प्रक्रियात्मक आधुनिकता को भी उसने अवरुद्ध कर दिया। इसीलिए अभय जी कहते हैं कि भारत अंग्रेजी की समस्या से जकड़ा हुआ देश है। तो मित्रों, आखिर इस परिदृश्य से हम शिक्षा में माध्यम के प्रश्न को किस तरीके से संबोधित करें कि हम एक सीमा तक हम औपनिवेशीकरण की कार्य योजना को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कैसे क्रियान्वित करें। एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये, और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इस अर्थ में है कि यह एक विचार की परियोजना है, ये प्रोजेक्ट ऑफ थॉट है, क्योंकि औपनिवेशीकरण ने हमारी समझ को बदला है। हाँ, औपनिवेशीकरण ने हमारी समझ को बदला है, तो हम उस समझ को ही बदल के तो भी औपनिवेशीकृत हो सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो एक समझ की कार्य योजना है। अब इस समझ की कार्य योजना पर हम दो दृष्टि से विचार कर सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में। पहला एक प्रारूप यह हो सकता है कि हम भारत में किसी एक भाषा को उपजीव्य भाषा का दर्जा दें। हम उसके लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि राष्ट्रभाषा शब्द से बहुत लोगों को बहुत चिढ़ है। तो भारत में एक उपजीव्य भाषा हो और उस उपजीव्य भाषा के अनुशय के रूप में भारत की अन्य भाषाएं हों, और इस तरह से इस प्रारूप में हम अंग्रेजी से लड़ने का एक ताकत अर्जित कर सकते हैं। इसका एक प्रारूप हो सकता है। उपजीव्य का अर्थ होता है कि जो सबको अनुप्राणित करता हो, सबको अनुप्राणित करता हो। भारत में आप इतिहास में देख लीजिए, जब पृथ्वी सूक्त कहता है कि मतलब ये बहुभाषी देश रहा है और यहाँ बहुत भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो भारत के इतिहास में आप देख लीजिए संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत और प्रांतीय भाषाओं के विकास में, तो भारत के इतिहास में आप देखेंगे कि सदैव एक उपजीव्य भाषा रही है, और वह उपजीव्य भाषा अन्य भाषाओं को उस तरीके से हताहत नहीं करती
जिस तरीके से अंग्रेजी अपनी उपस्थिति से अन्य भाषाओं को हताहत करती है। मतलब उनमें एक सजातीयता है। क्यों सजातीयता है? कि उस उपजीव्य भाषा और उसकी जो अनुशयी जो अन्य भाषाएं हैं, उन भाषाओं का विश्व जो है, डिस्कोर्स ऑफ वर्ल्ड जो है, वो एक ही है, उनका विश्व एक ही है। इसलिए आपस में मिलकर वो ताकतवर होते हैं, एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। तो एक प्रारूप तो ये हो सकता है कि हम एक उपजीव्य भाषा को के साथ सारी प्रांतीय भाषाओं को जोड़ के हम शिक्षा के माध्यम को इस तरीके से प्रस्तुत करें कि हमारी ज्ञान परंपरा की जो प्रक्रियात्मक आधुनिकता अवरुद्ध हो गई है, वह फिर से उसकी सर्जना, उसके स्रोतों को हम जगा सकें। मुझे लगता है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले भारत में राष्ट्रभाषा को लेकर जो विवाद था, आप सब लोग जानते हैं कि वो जेपीबी कमेटी बनी, दर कमीशन बना, और ये समस्या तब से उलझ गई जब राज्यों का बंटवारा इस देश में भाषा के आधार पर हो गया। राष्ट्रभाषा के विरोध में जो लोग तर्क देते हैं, उनको यह संदर्भ जरूर लेना चाहिए कि भारत में किसी उपजीव्य भाषा की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि भारत में राज्यों का विभाजन भाषाई आधार पर हुआ, और उससे होने वाली जो अपहितियां थीं, उससे बचने के लिए कोई जरूरी था कि भारत में एक लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म की स्पिरिट बनाई जाए और उसके लिए एक उपजीव्य भाषा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। किन्हीं राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो पाया और एक वाया मीडिया उसे एक राजभाषा की समिति बना के एक उपजीव्य भाषा को धीरे धीरे बढ़ाने की एक प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद चली, और आप लोग सब जानते हैं कि उसमें हिंदी को प्रमुखता देने का प्रयास किया गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां बनी, सभी देशों में हिंदी ग्रंथ अकादमियां बनी, दक्षिण में भी छोटी छोटी राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां बनी हैं जिनको अभी भी राष्ट्रीय कुछ योगदान दिया जाता है कि वो हिंदी को बढ़ावा दें एक उपजीव्य भाषा के रूप में। तो इसका मतलब है कि आज़ादी के बाद से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने से पहले हम एक ऐसे प्रारूप को लेकर चल रहे थे जिसमें एक उपजीव्य भाषा थी, और उस उपजीव्य भाषा के साये में भारत के सारी प्रांतीय भाषाओं के विकास का एक मॉडल लेके हम चल रहे थे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर हम पढ़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी उपजीव्य भाषा की उपस्थिति के साथ अन्य भाषाओं के विकास की कोई परियोजना हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि उपजीव्य भाषा से विहीन भारत की समस्त मातृभाषाओं को ये एक साथ बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। अब हमारे सामने दो प्रारूप हैं अंग्रेजी से लड़ने का, एक तो उपजीव्य भाषा और उसके अनुशयी के रूप में भारत की अन्य भाषाएं, ये एक प्रारूप की हम अंग्रेजी से इससे लड़ें, और एक दूसरा प्रारूप है कि हम कोई उपजीव्य भाषा के रूप में किसी को स्वीकार न करें और सभी भाषाओं की प्रक्रियात्मक आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए हम अंग्रेजी से लड़ने का प्रयास करें। ये जो दूसरा प्रारूप है कि हम उपजीव्य भाषा को न दें और सभी भाषाओं के साथ लड़ें, इसमें खतरा मित्रों ये है, और आज बड़ी तेज़ी से अनुवाद के नाम पर जिस तरीके से पाठ्य पुस्तकें, अरविंद जी आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर आपके यहाँ पुस्तकें निर्मित की जा रही हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उन पुस्तकों के विभिन्न भाषाओं में निर्माण करके हम लोग बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं, गर्वान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन उन पुस्तकों के निर्माण की आपके पास जो उन पुस्तकों का संदर्भ ज्ञान क्या है, कहाँ से उस ज्ञान को आप ले रहे हैं? उन मातृभाषाओं में उन पाठ्य पुस्तकों को निर्माण करने के लिए आपका रिफरेंस क्या है, ऑफ नॉलेज क्या है? तो वही यूरो अमेरिकन नॉलेज है जिसको आप हिंदी में लाते हैं और हिंदी के बाद सब मातृभाषाओं में लेते हैं। तो इससे एक भयंकर अपहिति की संभावना मुझे दिखाई पड़ रही है कि वह भारत जो अभी भी अपनी मातृभाषाओं में अपने सात्विक संस्कारों के साथ अभी भी पवित्र बना हुआ था, सच्चा भारत जो है वो अभी भी अपनी मातृभाषाओं में भी है, अंग्रेजी में सच्चा भारत नहीं है। तो कहीं हम इस मुहिम में, इस हापाधापी में वो उस भारत की गंगा को गंदा न कर दें जो अपनी
मातृभाषाओं में अभी भी अपने सात्विक संस्कारों के साथ सुरक्षित और पवित्र बना हुआ था, इस परहेज के साथ। और मैं अपनी अंतिम बात केवल इस आह्वान के साथ समाप्त करता हूँ कि आप सब जानते हैं कि गांधी नोआखाली में दंगा शांत करवा रहे थे, गांधी नोआखाली में दंगा शांत करवा रहे थे, और एक अंग्रेज पत्रकार उनसे पूछने के लिए गया कि बापू भारत आज़ाद हो गया है, आप कुछ संदेश दीजिए। तो उन्होंने झटकार दिया और कहा कि जाओ नेहरू जी से पूछ लो। बहुत जिद किया कि नहीं कुछ बोलिए आप। तो गांधी जी ने कहा कि जाओ दुनिया वालों से कह दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती है। तो अंग्रेजी भूल गया है। हाँ मित्रों, गांधी के इस वक्तव्य का क्या मतलब था, क्या मर्म था? इसका मर्म यही था कि महात्मा गांधी स्वातंत्रोत्तर भारत को भारतीय भाषाओं में पाना चाहते थे। गांधी स्वातंत्रोत्तर भारत को भारतीय भाषाओं में पाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जाओ दुनिया वालों से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है। मित्रों, मनुष्य होने का मतलब भाषा में होना है, मनुष्य होने का मतलब भाषा में होना है, और अपनी भाषा में होने का मतलब अपने आप को अपने सांस्कृतिक विश्व में पाना है। और जो अपनी भाषा में नहीं है वह अपने ही घर से बेघर है, और हम अपने ही घर से बेघर होने की एक लंबी यात्रा तय कर चुके हैं। मेरी शुभकामना है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें बेघर हुए हम भारतीयों को फिर अपने घर में लौटने का, अपनी मातृभाषाओं में फिर से अपनी आधुनिक प्रक्रियात्मक आधुनिकता को जगाने का अगर ये एक अवसर देती है और हम लोग कर पाते हैं तो ये भारत के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। चूँकि मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इस पर बताना चाहिए, बोलना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पास बहुत सारी चुनौतियाँ थीं हैं, उसमें से ये एक चुनौती है लैंग्वेज। इसके लिए भी बहुत अच्छे से डिबेट, डिस्कशन, विचार विमर्श हुआ है। रीजनलिज्म या रीजनल लैंग्वेज से राष्ट्रीयता को जोड़ना ये मुझे ठीक लगता नहीं है, और इस सब की वजह से ही और ज़्यादा मुसीबतें अपने कंट्री में खड़ी होती हैं। हम ये कहें कि जिनकी रीजनल लैंग्वेज है वो उनमें नेशनलिटी की फीलिंग कम है, या हम कमतर आंकें, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। या इस देश के कुछ इंटेलेक्चुअल, प्रबुद्ध, ज्ञानी, हाईली एजुकेटेड, इलीट क्लास, जो भी आप वर्ड यूज करें, वो जिस लैंग्वेज को जानता है वही लैंग्वेज राष्ट्रीयता को प्रमोट करेगी। देश की 80-90% पॉपुलेशन उस लैंग्वेज को अगर नहीं जानती है, या उसे जानने नहीं दिया गया, या उसे जानने का अवसर नहीं मिला, उसमें राष्ट्रीयता कम तरह की जाए, ये भी सही नहीं है। किसी भी लैंग्वेज का संबंध मैं समझता हूँ सत्ता से हमेशा रहा है। मॉडर्न पीरियड में एक भाषा प्रमोट होती है, मुस्लिम पीरियड में एक भाषा प्रमोट होती है, मुग़ल पीरियड में एक भाषा प्रमोट होती है, ब्रिटिश पीरियड में एक भाषा प्रमोट होती है, और ये दौर शुरू से लेके अब तक चलता चला आ रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए, और हम नहीं भी अगर देखना चाहेंगे इंटेलेक्चुअल क्लास, या जो बहुत अपने आप को सब लोग हाईली एजुकेटेड या समझते हैं कि देश उनके हिसाब से चलना चाहिए,
या वो जो कहें या जो वो भाषा बोलें, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, ऐसा होने वाला नहीं है। दुनिया में और भी कंट्री हैं और ये ग्लोबल हो चुका है। ये किसी के हाथ से कंट्रोल करने वाली बात अब बची नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे युगानुकूल जो सिचुएशन आती हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। समय के बदलते परिवेश में हमें नए तरीके से सोचना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी में रीजनल भाषा मदर टंग को खूब प्रमोट किया गया। 7वीं क्लास तक के लिए खूब अच्छा से उनको अवसर दिया गया है कि उसमें उनको बेसिक चीज़ें समझ में आएं। मगर अगर हम लैंग्वेज को वहीं तक बच्चों को रोक दिए तो वो नेशनल परिप्रेक्ष्य में, नेशनल लेवल पर नहीं आ पाएंगे। और मैं सब लोगों को इस बात का, शायद यहाँ पर जो बैठे एक कैपिटल सिटी में बैठ के, एयर कंडीशन रूम में बैठ कर के और बहुत अच्छी विश्वविद्यालयों से शिक्षा लेके ज्ञान डिस्कशन हम भले करें, लेकिन देश के कोने कोने में, रिमोट एरियाज में वहाँ की सिचुएशन, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की कल्चर, वहाँ के एथिक्स बहुत डिफरेंट हैं। समय लगेगा। मुझे लग रहा है 75 ईयर्स तो हुए हैं मैं ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाए हुए। अभी 75 साल में ही हम पूरे देश में अपनी भाषा को वहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें, ऐसा पूरी तरीके से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास बिल्कुल, चाहे कोई करे या ना करे, ये सिस्टम धीरे धीरे जड़ें जमा ही लेगा। और पूरे देश में जो मैं समझ सकता हूँ, हिंदी एक ना एक दिन, थोड़ा और टाइम लेगी और सब पूरे देश की एक भाषा बन के ही रहेगी। इंग्लिश को आप, हम चाहते तो भले हों, कुछ भी चाहें, मगर ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है और ये हमेशा उसको भी प्रमोट करने वाले तो कोई ग्रुप है ना ग्लोबल लेवल पे, वो भी प्रमोट करता रहेगा। तो हम किसी एक भाषा, अपने देश की तो भाषा को हम प्रमोट करने के प्रयास हमें करना चाहिए, जिसका हर लेवल पर प्रयास किया जाता रहा है और आगे भी मुझे लग रहा है सारे लोग मिलके करेंगे। एक और आलोचना जैसी बात केवल मैंने लैंग्वेज में ही सुनी है, सीखी देखी है। कोई किताब लिखता है, उसका फिर एक आलोचना लिखी जाती है, और किसी मैंने साइंटिफिक ग्रुप में ऐसी कोई किताब ऐसे कोई लिखते हुए मैंने देखा नहीं है। होती तो होंगी कुछ साइंटिफिक, कुछ लोगों का भी होगा और ओपिनियन, लेकिन प्रॉपरली उसको लिख करके और उसका पक्ष पढ़ाया जाए, ऐसा देखा नहीं है। तो मैं सब इस इशू पर अपने पास हमने 20 मिनट बचा के रखे हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे हम सब लोग जितने इंटेलेक्चुअल अपने आप को यहाँ बैठ गए हैं, BR सिटी इस सीट पे बैठे हैं, ये चांस की बात है, हम उधर भी बैठते हैं, तो अब सब लोग उतने ही इंटेलेक्चुअल हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग अपना अपना ओपिनियन 15 मिनट हैं अपने पास अभी सेशन में, 16 मिनट तो अपन चर्चा कर सकते हैं। किसी को अपनी जो भी बात रखनी हो तो प्लीज़ रखिए, और जब तक आप शेयर नहीं करेंगे अपना ओपिनियन तो दूसरों को पता कैसे चलेगा। और कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को मेरा मानना है कि कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को आप हमेशा ध्यान में ज़रूर रखिए। संस्कृत हमारे देश की कभी भाषा बहुत अच्छी और ये भी काफ़ी यूनाइट करने वाली भाषा थी, पूरे देश में बोली जाती थी, लेकिन ये उन्हीं जिन लोगों को प्रमोट करना था, उन्हीं लोगों ने इस भाषा को निपटा दिया, उसको एक मंदिर की भाषा बना दिया और एक रिलीजियस भाषा को में कन्वर्ट कर दिया, जिस वजह से ये संस्कृत डूब गई। अब ये कॉमन लैंग्वेज, कॉमन भाषा नहीं बची, या जो शास्त्र या जो हमारे पुराण या बहुत सारे जो हमारा, जैसे कल चर्चा में भी आया था, जो बड़ा हमारे कंट्री का जो रिच लिटरेचर है वो संस्कृत में ही है। अब वो संस्कृत कॉमन लैंग्वेज बची नहीं, तो ख़त्म हो गई। ऐसे ही पाली ख़त्म हो गई, ऐसे ही प्रकृति ख़त्म हो गई। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमन लैंग्वेज कौन सी है। ऐसा ना हो जाए कि वो कुछ एक ही पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर ग्रुप तक ही लिमिटेड रह जाए।
अगर लिमिटेड हो गई तो वो लैंग्वेज भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें पूरे देश की कॉमन लैंग्वेज, एक ट्राइबल इलाके का रिमोट एरिया से लेकर के दिल्ली तक के लोग जो रहने वाले हैं, भाषा को वो प्रमोट करते हैं। किसी मंदिर में बैठ के या किसी विश्वविद्यालय में बैठ के बोली जाने वाली भाषा कभी प्रमोट नहीं हो सकती। तो जो उपजीव्य की बात सर कह रहे थे, वो उपजीव्य को भी हमें बचा के रखना है, रीजनल लैंग्वेज को, और साथ ही साथ धीरे धीरे अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को पूरे देश में फैलाना, ऐसा मेरा मानना है। मैं ओपन करता हूँ इस सेशन को, सब लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर रखिए, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में रखिए प्लीज़। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा, दो बातों पर कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर हिंदी को या भारतीय भाषाओं को केवल 7वें दर्जे तक नई शिक्षा नीति में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर अंग्रेजी आ जाएगी, तो सारी दुनिया का अनुभव ये कहता है, और जो तमाम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के विभाग हैं सारी दुनिया में, जो सारी दुनिया के विश्वविद्यालयों में हैं, जो अंग्रेज़ी के प्रचार के लिए बने हैं, और उनकी बड़ी अच्छी आलोचना रॉबर्ट फिलिप्सन, अर्लिस्टर पेनिकोक, तमाम विद्वानों ने की है। तो स्पष्ट रूप से धीरे धीरे दर्जा 7 के बाद जो लोग अंग्रेज़ी में पढ़ना शुरू कर देंगे, वो 2-3-4 साल में जितनी उन्होंने हिंदी, तमिल या तेलुगु, कन्नड़ उन्होंने पिछले 7 साल में सीखी होगी, पहले 3-4 साल में वो 50% भूल जाएंगे, उसके बाकी साल में वो बाकी भाषा भी भूल जाएंगे। क्योंकि जिसको लर्निंग और लर्न करना और अनलर्न करने की जो प्रक्रिया है, जब अंग्रेजी के सानिध्य में आप जाते हैं, ये एक विशेषता है इस भाषा की, जब आप अंग्रेजी के सानिध्य में जाते हैं तो दूसरी भाषाएं नहीं रह जाती। जो 5 नियम हैं ELT के, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के, उसमें एक नियम यह है कि अंग्रेजी के क्लास से किसी भी अन्य भाषा को बाहर रखो। बच्चे को जल्दी, एक नियम यह है उसका, ये ब्रिटिश काउंसिल इस नियम का सारी दुनिया में प्रचार करती है, और इस नियम के प्रचार में करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। अंग्रेजी किसी दूसरी भाषा के सानिध्य में नहीं रहना चाहती। अंग्रेजी पढ़ाने वाले, उसका सीधा मतलब यह है कि आप जैसे जैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे दूसरी भाषा भूलते चले जाएंगे। फिर रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, या कहीं कुछ किसी से, इस तरह की जो अनौपचारिक उनमें ही केवल उस भाषा का उपयोग सीमित रह जाएगा। इसलिए अगर आप वास्तव में भारतीय भाषाओं का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वास्तव में भारतीय भाषाओं का कल्याण चाहती है, तो उसे दर्जा 1 से लेकर और उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं के चलन को बढ़ावा देना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाएगा और उसमें दर्जा 7 से ही अंग्रेजी का हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा, तो जो कुछ दर्जा 7 तक भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हासिल किया है छात्र ने, वो समाप्त हो जाएगा। ये एक बिल्कुल व्यवहारिक सत्य है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि भाषा का प्रश्न ज्ञान के प्रश्न से बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। पहले मैं ये समझता था कि अगर सब जगह अंग्रेजी हटा दी जाए और उसकी जगह हिंदी, तमिल, तेलुगु ले आया जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मुझे लगता है यही चीज़ गेम चेंजर होगी। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अपने इस विचार को बदला और मैं इस निर्णय पहुंचा हूं कि अगर ज्ञान वही है जो हमें पढ़ाया जाता है आजकल, तो आप किसी भी भाषा में पढ़िए, आपको वही ज्ञान पढ़ाया जाएगा। आप तमिल में पढ़िए, उसमें भी हॉब्स, लॉक, रूसो, जो मैं व्यंग से कहता हूँ, वही पढ़ाया जाएगा। उसमें भी चलो दरीदा की ओर, चलो फूको की ओर, यही गीत मतलब हम लोग गाते, यही गीत हम लोग गाते रहेंगे, तो वो कुछ होगा नहीं। मतलब उसमें ये बात सही है कि भारतीय भाषाओं में पढ़ने से शिक्षा का लोकतंत्रीकरण होता है, उसका प्रसार ज़्यादा होता है, ये तो बात सही है। लेकिन वो फिर वो प्रसार, लोकतंत्रीकरण भी वो अपनी मौलिक ज्ञानात्मकता से वंचित होगा। तो इस बात पे भी सोचने की ज़रूरत है कि भाषा बदलने के साथ साथ में ज्ञान को भी बदलने के फार्मूले, युक्तियाँ, रणनीतियाँ, ब्लूप्रिंट्स ईजाद किए जाएं। अगर नहीं किए जाएंगे तो भाषा बदलने से भी काम नहीं चलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, एक टिप्पणी है और कुरील सार से ही सवाल है। यद्यपि वो स्पीकर नहीं है, फिर भी चूंकि ये नीति निर्माता समिति में रहे हैं, इसकी वजह से
टिप्पणी यह है कि जिस देश को एक नेता, एक निशान, एक विधान चाहिए, उसको एक भाषा क्यों नहीं चाहिए? ये टिप्पणी थी और इस पर जरूरी नहीं कि प्रति टिप्पणी कोई आए। सर, आपने जैसे कहा कि आप लोग बहुत ही बड़े समूह से मिले जो अपनी अपनी भाषाओं के प्रश्न को लेकर के भी आपके पास आते थे। दो चीज़ें जानना चाहता हूँ कि क्या वो सब सिर्फ मौखिक संवाद होता था या उन आंकड़ों को इकट्ठा करके आप लोगों ने कोई चार्ट बनाया, टेबुलेशन बनाया, ये जानना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, जब ऐसे लोग आपके पास आते थे, मसलन मान लीजिए कि कोई बोडो व्यक्ति आपके पास आ गया और कहने लगा कि हमको बोडो में शिक्षा दी जाए, तब क्या बातचीत के क्रम में आप उससे कहते थे कि तुम बड़े होकर के ये बोडो एरिया में ही नौकरी प्राप्त करना चाहते हो या तुम चाहते हो कि लखनऊ और दिल्ली भी चले जाओ? मतलब आपसी संवाद का नेचर क्या होता था, ये मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, और प्रश्न ले लीजिए। हाँ, एक मिनट, चलो फिर मैं भूल भी जाऊंगा, बताता हूँ। हमने रिकॉर्ड मेंटेन किए। हम अपने आप, कोई हमारे पास कमेटी के पास नहीं आया, पब्लिसिटी की गई तो कोई आकर के नहीं कहा कि ऐसा कीजिए। हम लोगों ने उनको बुलाया, उनके ओपिनियन मांगे और उन्होंने ओपिनियन दिए। ऐसे 10 लाख लोगों के ओपिनियंस आए और रिकॉर्ड भी हुए हैं और उनको रखा भी गया संभाल के। किन किन अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन, जैसे कल कट्टी मनी सर ने भी रेफरेंस किया था कि चाहे वो ये सिखों के जो अपने कॉलेजेज स्कूल्स चल रहे हैं, मुस्लिम्स के भी जो अपने मदरसा चल रहे हैं, बुद्धिस्ट के भी अपने चल रहे हैं, या बहुत सारे शिशु मंदिर हिंदुज़म के भी चल रहे हैं, या दूसरे टाइप के जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं वो। इसके अलावा जो टेक्निकल एजुकेशन, देश में विविधता जितनी भी है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे वो साउथ की हो, उन सबसे चर्चा की गई और एक डिटेल्ड स्टडी के बाद में ही हम लोगों ने इस पर कुछ कंक्लूड किया है। इस सब के साथ साथ ये भी देखा है कि पूरे दुनिया में बेस्ट एजुकेशन मॉडल किस कंट्री का है, कहाँ के बच्चे और कहाँ के लोग बेस्ट एजुकेशन में सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं। तो हमने अपने कंट्री के साथ साथ दुनिया के बेस्ट कंट्रीज़ को भी देखा। दूसरा, मैं आपको कल फिर रिपीट करता हूँ, कल मैंने बताया था कि जो एजुकेशन पॉलिसी है, इस एजुकेशन पॉलिसी को अपने देश में 1960 से इम्प्लीमेंट किया गया है और मेजर पार्ट जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो उसको हम लोगों ने उसी को प्रमोट किया है। जनरल विश्वविद्यालयों में ये चीज़ नहीं है। जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे खाली स्कूल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और डिग्री दे देती है। कॉलेजेज पढ़ा रहे हैं, 90% तो पॉपुलेशन ऐसी है। स्किल्ड एजुकेशन पर फोकस किया गया है। लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थीं। तो जो आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप का रेफरेंस किया कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, तो उसमें वही एक बोडो नहीं है, इसमें बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम एस्पेक्ट्स के हों, चाहे वो बुद्धिस्ट एस्पेक्ट्स के हों, चाहे वो जैन के हों, चाहे वो सिखों के हों, उन सब से भी। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ इस बात को कि उन सब के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किसी दूसरी तरीके से या दूसरी दृष्टि से देखना और ख़ासकर नेशनलिज्म के लिंक से जोड़ के देखना बिल्कुल सही नहीं है। वो सब भी उतने ही नेशनलिस्ट हैं जितने देश के बाकी लोग हैं जिनको लगता है कि हम ही इस कंट्री को या सिस्टम के मालिक हैं। ऐसी सोच रखना इस देश के लिए तो एटलीस्ट ठीक नहीं होगा। थैंक यू जी। सर मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ बस आप ही की बात में, क्योंकि मैं शिक्षा नीति से लगातार जुड़ा भी रहा और सुब्रमण्यम साहब के ज़माने से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। जब मैडम ईरानी के समय जब बात चली तो आपने सही कहा कि हमने पूरे देश में एक जन भागीदारी के साथ सब जगह से किया गया। मेरा अपना अनुभव ये था कि मध्य प्रदेश प्रांत में भी हमने इस तरह के काफ़ी काम किए, लेकिन अंततः ये था कि सभी जो प्रतिक्रियाएं थी, जो जवाब थे, उन जवाबों को उस पोर्टल पर केवल अंग्रेजी भाषा में भेजा जा सकता था। तो जो तरीका बाद की समय में जब
कस्तूरी रंगन साहब के समय में जो अपनाया गया, यानी कि आपकी टीम ने जो तरीका अपनाया, उसमें ये था कि उस पोर्टल पर केवल आप जो जवाब दे सकते हैं अपने, आप बहस डिस्कशन किसी भाषा में करें, पर उसका जो जवाब वहाँ पर जो दर्ज होगा वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में दर्ज होगा। दूसरी बात ये है, शायद ये समस्या आपने महसूस की गई होगी, जब बहुत मांग उठी तब जाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब ड्राफ्ट बनकर जब पब्लिक फोरम पर गया, तब वो 22 भाषाओं में नहीं था। शुरुआती दौर में सिर्फ अंग्रेजी भाषा में था और उसका हिंदी भी गूगल ट्रांसलेट किया गया था, जिस पर काफ़ी आलोचनाएँ हुई। और उसके बाद जब दबाव पड़ा तब जाकर आपने 22 भाषाओं में बात करने की शुरुआत की। शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं का जिक्र किया गया है कि स्थानीय भाषाओं पे दिया जाएगा, और ये संयोग कह सकते हैं जिस पर हम ये माने कि मध्य प्रदेश की जो स्थानीय भाषा है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। राजस्थान की जो स्थानीय भाषा है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। हरियाणा की जो स्थानीय भाषा है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो उस लिहाज से भी एक ये बड़ी चिंता का मामला था, जिस पर शायद मतलब टिप्पणी शायद वो शिक्षा नीति मैं भी एग्री करता हूँ, बट ये इतना प्रेशर, इतना दबाव और इतना जल्दी ये सब कर पाने में भी थोड़ा सा मुश्किल तो लगती है। आगे सब्सिक्वेंट चीज़ें चलती रहती हैं, किसी एक भाषा में कंसोलिडेट होकर के कोई मटेरियल आ गया है, उसको फिर मल्टीप्लाई कराया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इस बात से मैं बिल्कुल चिंतित हूँ, सहमत हूँ। रीजनल लैंग्वेजेज में सब में होना चाहिए, मैं तो उसका पूरी तरीके से हितैषी भी हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ। बट एक ही बात मैं कहता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे पहले सालों में, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो पाली हो, चाहे संस्कृत हो, थोड़ा टाइम लिया उन लोगों ने पूरे देश भर में अपनी लैंग्वेज को पहुंचा लेने का। तो अभी 75 ईयर्स हुए हैं, मैं समझता हूं कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदी अपनी जड़ें जमा लेगी, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन सर का एक ओपिनियन था कि 7वीं क्लास के बाद में इंग्लिश दे दिया गया है, ऐसा भी नहीं है। इंग्लिश नहीं दिया गया है, स्टेट की लैंग्वेज है और उसकी उपजिह्य लैंग्वेज जो सर बता रहे थे, जो मदर टंग है, तो वो मदर टंग अलग है और स्टेट की लैंग्वेज अलग है। और हर स्टेट में ऐसी 20-20, 25-25, 50-50 उपजिह्य लैंग्वेज हैं जो मदर टंग है और स्टेट लैंग्वेज अलग है। तो रिमेनिंग एजुकेशन उस स्टेट लैंग्वेज में है ग्रेजुएशन तक, उसके बाद तो नेशनल लेवल पे आना ही चाहिए बच्चे को, ऐसी हम लोगों की सोच रही है। जी नहीं, इस बात से एक सेकंड, इनकी बात से जुड़ी हुई बात है ये कि पॉलिसी में जो साफ तौर पे कहा गया है कि कक्षा 5 तक मातृभाषा में है, यदि संभव हो और परिस्थितियां अनुकूल हों तो कक्षा 8 तक की बात है, 7 नहीं है। तो ये एक करेक्शन भी मैं चाह रही थी। इसके बाद ही मसला सर यहाँ पर ये नहीं है कि अलग अलग पीरियड हुए और अलग अलग भाषाओं का वर्चस्व आया। मसला यहाँ ये है कि अंग्रेज़ों के समय में भी और अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी जो ज्ञान है उसका रूप वही रहा। अब वो मातृभाषाओं में भी, जैसा कि अंबिका दत्त सर भी बार बार इसी बात पर फोकस कर रहे थे कल भी आज भी, कि वो जो अब क्या हो रहा है कि अलग अलग भाषाओं में ज्ञान का तो वही रूप जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगी, जो बच्चे मूक बधिर बच्चे हैं, वो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं वो साइन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, वो तो क्या वो कुछ भारतीय पढ़ रहे हैं, वो भी पश्चिमी ज्ञान ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मसला भाषा जो है, इस मामले में पॉलिसी में मुझे एफर्ट्स नहीं दिखते हैं। जितना पॉलिसी को मैंने पढ़ा और समझा, वहाँ भाषा को सिर्फ माध्यम के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से ज्ञान का जो रूप है उसमें कुछ नहीं बदलाव करने की बात है। वो एक बहुत बड़ी जो कमी है वो इस पॉलिसी में हर लेवल पर, हर स्तर पे है। प्राइमरी में जो प्री प्राइमरी में बच्चा जा रहा है, 3 साल के बच्चों की शिक्षा की बात ये कर रहे हैं, वो बच्चे, कई बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते। मेरी बेटी भी अभी ठीक से नहीं बात कर पाती है, लेकिन फिर भी उसको जो ज्ञान मिल रहा है, जो प्राइमरी नर्सरी केजी में और प्री नर्सरी में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव की बात है? क्या उनकी राइम्स में कुछ बदलाव की बात है? उनको सिखाने के तरीकों में क्या बदलाव की बात है? उस मामले में अभी डॉक्टर साहब, इसमें बड़ा सा चैप्टर है एजुकेशन पॉलिसी में, आप देखेंगी तो उसमें मिलेगा आपको। एक तो बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर है। इसके अलावा ITK का इंडियन एथिक्स कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज एक अलग बात है, लेकिन मटेरियल जहाँ तक है वो तो उसमें एजुकेशन पॉलिसी में है। फिर इसके अलावा वहाँ पर हमेशा चेंज करने का एक हम लोगों ने प्रोविज़न दिया हुआ है
कि जब भी आपको चाहिए, जब भी ये कंसेंसस बनेगा, कोई देश में ऐसे क्रिएट होगी सिचुएशन, तो इसे मॉडिफाई किया जाएगा। ये एक प्रोविज़न है। तो आप लोग अगर किसी चीज़ में जहाँ कहीं पर भी लगता है कि कोई चूक हुई है या कोई और एडिशन डिलीशन होना चाहिए था, तो अभी भी किया जा सकता है, उसमें देयर इज ए प्रोविज़न। जी, मेरा सवाल, कुछ टिप्पणियां हैं और प्रस्तुतियां जो हैं उनको लेके हैं। अध्यक्ष महोदय से सवाल नहीं है। समाज विज्ञान का अध्येता हूं और हिंदी माध्यम का हूं, तो उसी से कुछ कुछ सवाल उपजे हैं, कुछ टिप्पणियां हैं। सबसे पहली बात तो ये, अंग्रेजी समाज विज्ञानों के बीच ही रहा हूं ज़्यादातर, कॉन्फ्रेंसों में भी। तो जब हिंदी की बात आती है तो उसके बरक्स ये मगही, अवधी, मैथिली, भोजपुरी की बात भी उठा दी जाती है। पता नहीं क्यों, क्योंकि हिंदी को बनाने में तो इन्हीं भाषा भाषी के लोगों का हाथ रहा है ज़्यादातर। ज्ञान की भाषा हिंदी हो, इसको किसने बनाया, इसको किसने रचा, कौन लोग हैं इसमें? अधिकांशतः लोग तो वही हैं, मैथिली वाले, भोजपुरी वाले, अवधी वाले, मगही वाले। तो हिंदी को कमज़ोर करने के लिए भी ये तर्क दिया जाता है अंग्रेजी वालों की तरफ से भी, और पता नहीं कई हिंदी वाले भी ये तर्क पेश करते रहते हैं कि हिंदी किसी की भाषा ही नहीं है। तो मैं यह मानता हूँ कि इस स्टेज पे आके आप यह नहीं कह सकते कि हिंदी किसी प्रांत की भाषा नहीं है। कुछ प्रांत तो हैं जहाँ जिसे आप मानिए कि हिंदी यहाँ की भाषा है। एक तो टिप्पणी ये थी। दूसरा ये है कि कोई भी स्टेट है, उसकी बाकी नीतियों को भी देखा जाना चाहिए। अगर उसकी आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति दूसरे तरह की है, मिसाल के लिए मान लीजिए आर्थिक नीति को लेते हैं, तो आर्थिक नीति आपकी ये है कि आप न्यू लिबरल कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सब कुछ बाज़ार के हवाले करते जा रहे हैं। तो उस स्टेट से यह आशा करना कि उसकी शिक्षा नीति कुछ दूसरी दिशा की तरफ ले जाएगी, मुझे लगता है कि यह एक भ्रम है। इस भ्रम को मन से निकाल देना चाहिए। तीसरी बात जो कही गई यहाँ पर कि ग्लोबल दुनिया होती जा रही है, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल काफ़ी है स्टेट का, किसके हित में और किसके पक्ष में हम सभी जानते हैं। एक चीज़ और, अभी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलरों को चिट्ठियाँ जा रही हैं कि अपनी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई की जाए यूनिवर्सिटियों में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नियुक्तियाँ जो हो रही हैं, ये चिट्ठी नियुक्ति रूम तक नहीं पहुँचती है। वहाँ बैठने वाले जो इंटरव्यूअर हैं वो कैंडिडेट को एहसास दिलाते हैं और पूछते भी हैं कि हिंदी से क्या होगा, अंग्रेज़ी आती है कि नहीं। हालांकि हिंदी जानने वाला हर सोशल साइंटिस्ट जो हिंदी माध्यम में प्रैक्टिस कर रहा है, अंग्रेज़ी अच्छी तरह से जानता है। ये सब वो इंटरव्यू लेने वाला भी जानता है। तो ऐसा क्यों होता है, जो कागज़ जो है वो वाइस चांसलर की मेज़ तक तो आता है, लेकिन इंटरव्यू रूम तक नहीं पहुंच पाता है। और सबसे अंतिम जो है बात ये कि हिंदी, जैसे मैंने मैथिली से हिंदी सीखी, तो मेरा संस्कृति अंतरण, जो अभय सर कहते हैं संस्कृति अंतरण, मेरा संस्कृति अंतरण नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेज़ी सीखने से संस्कृति अंतरण होता है। इसलिए हिंदी और अंग्रेज़ी को समान धरातल पर नहीं रख सकते हैं आप। अंग्रेज़ी सीखते ही आप क्या होते हैं, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन जाते हैं। हिंदी से आप साहब नहीं बनते हैं। ये डिफरेंस है, ये अंतर है। आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपके ओपिनियन से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आप बोलिए। हाँ, मैं इसको भाषा के सवाल से मैं जुड़ा हूँ। मुझे अंग्रेजी, हिंदी और 2-3 धीरे धीरे भाषाएं मैं सीख रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भारत की कई भाषाएं सीखूँ, लेकिन मैं भारत की कोई भी भाषा सीख लूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। कारण नौकरी है नहीं। तो ये पूरा बेसिक मामला जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो भारत की आर्थिक नीति से कंपैटिबल नहीं है। आप कितनी भी अच्छी आर्थिक नीति, शिक्षा नीति बनाइए, और अगर आर्थिक नीति अच्छी नहीं बनाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। उड़ीसा या कर्नाटक का कोई आदमी हिंदी सीख ले, आप उसको दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे नौकरी दे देंगे?
मेरे पूर्ववर्ती कई हमारे सीनियर बैठे हैं और जेएनयू से वो पढ़े हैं और बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी है, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, उनकी पीएचडी मैंने पढ़ रखी है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। वो अंग्रेजी जानते हैं तब भी नौकरी नहीं मिल रही है, हिंदी जानते हैं तब भी नहीं मिल रही है। तो बेसिक मामला ये नहीं है कि आपको किसी भाषा के जानने से नौकरी मिल जाएगी। बेसिक मामला ये है कि इस देश की आर्थिक नीति कैसी है, और या तो आर्थिक नीति को पहले रख दिया जाए, उससे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कंपैटिबल कर ली जाए एक बार। और मंत्री कई हैं, प्रधानमंत्री तो एक ही होते रहे भारत में ना, और या तो पहले शिक्षा नीति रख ली जाए और आर्थिक नीति उसी हिसाब से बनाई जाए। आपने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल सही है कि भारत पूरी दुनिया से जुड़ गया है। एक ही मतलब एक ही स्कॉलर के वक्तव्य में बात आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है और हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब लोग जुड़ें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब भाषाएं कैसे जुड़ पाएंगी? और दूसरा बेसिक मामला ये है कि अगर ये भाषाएं उनसे जुड़ रही हैं तो क्या उनको कहाँ रोज़गार मिलेगा? संजय जी बैठे हैं यहीं कहीं, हम लोग साथ ही में एक जगह बोल रहे थे, ये बात उस दिन भी मैंने इनके सामने कही थी कि इस सेमिनार रूम में बैठे वो सब पीएचडी के लड़के थे कि सब योग्य हैं, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। अब आप 200 बच्चों का क्लास चलाएंगे और एक ही आदमी से विभागाध्यक्ष और चपरासी का काम लेंगे तो पीएचडी किसी भी भाषा में हो तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक बात ये मतलब हल्का सा गुस्सा जैसा समझ लीजिए ये है। दूसरा मामला जो है, जवाहरलाल नेहरू ने बात संविधान सभा में कही थी कि हिंदी के इस पट्टी में दिक्कत यह है कि उनको लगता है कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। आज ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें दिक्कत यह है कि उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा भारत की आज़ादी की लड़ाई के जो वो हैं कि जो विरासत है उस पर दावा किया जा रहा है कि इसको इसी कुछ ख़ास तरीके के लोगों ने लड़ा है और जो दूसरे तरीके के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, जेल गए थे, फांसी पर गए थे, वो उसमें ठीक से शामिल नहीं थे। तो यह भी हिंदी भाषी लोगों को ये मानना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई सब लोगों ने लड़ी थी और वो सभी भाषाओं में लड़ी गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने 12 सितंबर को सबसे संविधान सभा में हाथ जोड़ के कहा कि 300 संशोधन आए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा राष्ट्रभाषा बन जाए। संस्कृत को भी कहा गया, एस.के. मैत्री ने कहा कि संस्कृत अगर मुर्दों की भाषा है तो एक कब्र से निकल के बोल रही है। कुछ लोगों ने एक उसमें विदेशी स्कॉलर भी हैं, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर चला दिया है तुक्का कि डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा होना चाहिए था। वो संशोधन डॉक्टर अम्बेडकर ने वापस ले लिया था। तो बहुत सारी जो भी भारत का जो भी हिस्सा है वो कह रहा है उसी की भाषा को वो बना दिया जाए राष्ट्रभाषा और उससे मामला हो जाए। तो जो प्रोफेसर कुरील कह रहे थे कि 70 साल में जो नहीं हुआ, भारत 70 साल में तो अंग्रेजी से लड़ता रहा है कि अंग्रेजी के कारण हमारा विकास नहीं हुआ। सभी भारतीय भाषाएं कह रही हैं कि अंग्रेजी के कारण हमारा विकास नहीं हुआ। अब मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ना ऐसा हो कि हमारे अगले 70 साल भी जाएं और हम कहें कि हिंदी के कारण हमारा विकास नहीं हो रहा है, हिंदी के कारण हमारा विकास नहीं हो रहा, क्योंकि हमें हिंदी सीखने को बाध्य किया जा रहा है। ये एक तरीके से इंटरनल कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप उड़ीसा में या गुजरात में, महाराष्ट्र में कहीं किसी भी ऐसे समूह को बाधित करेंगे कि आप वही उसकी तो पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा, क्या मराठी की ज्ञान परंपरा वैसे ही है जैसे हिंदी की ज्ञान परंपरा है? क्या कन्नड़ की ज्ञान परंपराएं वैसे ही? वहाँ दार्शनिक भी तो अपने तरीके से सोचते रहे हैं। जो प्रोफेसर अमिका शर्मा कह रहे थे कि हर भाषा की अपनी दुनिया होती है, तो इतनी सारी दुनिया जब भारत में है तो एक दुनिया, एक भाषा उन सारी दुनियाओं को कैसे उसके कालीन के नीचे कैसे दबा देगी? तो इसको समझना चाहिए। तो बेसिक मामला यही है कि भाई रोज़गार सबको दीजिए और उसके हिसाब से शिक्षा दीजिए। पहले शिक्षा दे देंगे उसके हिसाब से कहेंगे रोज़गार देंगे, ये गड़बड़ होगा। पहले रोज़गार दीजिए, शिक्षा बाद में। एक अपने माइंड को कंक्लूड करके करना क्या है उस पर पहुँचिए, यहाँ नहीं अपने माइंड में। बाकी तो देश में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है और उस सब कॉम्प्लेक्सिटी से हम लोग कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो डॉक्टर साहब आप करना चाहते थे?
आभार सर मौका देने के लिए। मुझे लगता है कि सर मुद्दा जो है वो हिंदी बनाम इंग्लिश का नहीं है, मुद्दा अंग्रेज़ी बनाम सारी भारतीय भाषाओं का है। और जो दूसरी बात है जो मुझे समझ में आ रही है कि जब तक विल पावर नहीं होगा सर ना, तब तक पॉलिसी से कुछ होगा नहीं। मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 2 महीने पहले की और एक 22 साल पहले की है। हमने IAS का एग्ज़ाम दे रहे थे तो सर बैठे हैं, फ़िलासफ़ी के समझ जाएंगे। उसमें एक क्वेश्चन था प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज़ क्या है और इस थियरी में क्या क्या डिफ़िकल्टियाँ हैं। हिंदी अनुवाद ये था सर, इस थियरी में क्या क्या डिफ़िकल्टियाँ हैं। और अभी 2 महीने पहले मैं यूनिवर्सिटी का नाम ले लूँगा, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, बहुत इंडिया की यूनिवर्सिटी, उसमें था कि मतलब प्लेटो के मेटाफिजिक्स का मेन आर्गूमेंट क्या है, उसका मतलब मेन आर्गूमेंट इंग्लिश में, तो हिंदी में था प्लेटो के अध्यात्म मीमांसा। मेटाफिजिक्स का अनुवाद अध्यात्म मीमांसा किया गया था आज 2 महीने पहले, और 22 साल पहले डिफ़िकल्टी का अनुवाद डिफ़िकल्टियाँ की गई थी। पहले में मतलब मैं इंग्लिश के प्रति मेरा बहुत आकर्षण था, लेकिन जब मैं जापान गया 6 साल पहले, क्योंकि फ़्लाइट लंबी थी, 14 घंटे की थी, तो मैंने मतलब पढ़ना, मुझे लगा कि इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया, पढ़ना शुरू किया। और उस 14 घंटे की यात्रा में मैं पहला ऐसा बेवकूफ़ था जो इंग्लिश में कुछ पढ़ रहा था। बाकी सारे लोग मतलब जहाँ तक मैं देख पा रहा था या तो जापानीज़ में या चाइनीज़ में या कुछ और भाषा में पढ़ रहे थे। मुझे अपनी अज्ञानता पे थोड़ा सा मतलब अजीब तरह का लगा कि मतलब मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी में पढ़ना चाह रहा हूँ। मतलब मैंने ठीक ठाक वहाँ से मतलब वहाँ का कल्चर जो मैं देखा, वहाँ की सारी चीज़ मुझे देखी। मुझे येलो कलर को समझाने में 2 मिनट लग गया एयरपोर्ट पर, क्योंकि मेरा सामान पीछे छूट गया था। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपने आप को एक परिमार्जित किया। मैंने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत जो भी मेरी समझ बनी, फिर मैंने दोबारा से हिंदी में लिखना शुरू किया। आज स्थिति ये है कि अगर मैं जो ठीक ठाक 20 लेख हैं, उसमें यदि 12 अंग्रेज़ी में हैं तो 8 हिंदी में हैं। तो ये मुझे लगता है कि सर कितनी भी अच्छी पॉलिसी हो, सब जब तक विल पावर नहीं होगा ना कि नहीं मुझे इस चीज़ को करना ही करना है, मुझे ये पोयम अगर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की है, मुझे इसको पढ़ना है, तो हम कोशिश करें कि अपने किसी बांग्ला दोस्त से साथ बैठ करके इसके मूल भाव को समझें। ये मेरा पॉइंट था सर। और थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने एक जगह ये भी कोट किया है, डॉक्टर अंबेडकर ने पार्लियामेंट में कहा था कि देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो ये सही साबित नहीं होगा। और संविधान में अगर कुछ कमी भी है और इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों ने उसे ठीक से इम्प्लीमेंट कर लिया तो उसका रिजल्ट दिखाई देगा। यही कोट एंड कोट हमने अपने एजुकेशन पॉलिसी में भी डाला है। तो सब लोगों से गुजारिश यही है कि पूरे देश भर में देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना ही चाहिए, और हमारी कंट्री में सबके लिए जगह है। कोई ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप किसी के ऊपर हावी होना चाहेगा तो ये थोड़ा मुश्किल का काम होगा, लेकिन उसके लिए अगर होना भी है तो टाइम देना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए विविधता का ख्याल रखा जाए एजुकेशन पॉलिसी में। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें दुनिया भर में जहाँ कहीं पर भी हमें मिली उस सिस्टम में, ऐसा नहीं कि सब मिल गई होंगी, उनमें सब डालनी है, और भी होंगी तो और भी मिल जाएंगी तो उनको भी डालने का प्रोविज़न किया गया है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन हो, और देश में इस भाषा के साथ साथ मैंने बोला बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रख के एजुकेशन पॉलिसी में प्रयास किया गया है। और उस प्रयास में अगर कुछ कमी रह गई है तो बाकी सब लोगों से भी हमेशा गुजारिश है कि उसमें ऐड करवाएं और अमेंडमेंट लाएं, सुधार हो। थैंक यू। आप सब लोगों ने हमारे दोनों वक्ताओं की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और आप सब लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फोटोग्राफ बाद में ले लेंगे, अभी लंच के बाद लीजिएगा फोटोग्राफ।
अभी हम लोगों के पास समय बहुत कम है ना, देखिए समय बहुत कम है, बाद में लंच के बाद लेंगे प्रोग्राम। आजकल रील खत्म नहीं होती। रील खत्म नहीं होती, हम लोग अभी चाय पर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि फटाफट चाय पी के इसमें सेमिनार रूम में लौटें ताकि हम लोगों का समय कम से कम खर्च हो।